लालू जी की राजनीतिक जो विचारशीलता है उसकी गाड़ी उसी दिन ट्रैक से उतर गई जिस दिन उन्होंने कर्पूरी जी को मना किया जीप में तेल नहीं। भाई जब आईएएस ऑफिसर से आप खैनी ठुकवाएंगे तो लोग भागना चाहेंगे ना। जब लोग लालू यादव के बारे में बात कहते हैं ना कि वो पिछड़ों के लिए राजनीति की, पिछड़ों का, मैंने कहा नहीं, लालू यादव ने नव सामंतवाद की राजनीति की। जब लालू उभर रहे थे एक छात्र नेता के तौर पर, तो उस समय आपको लगता है कि उस प्रकार का कोई कैरेक्टर दिखा होगा कि ये व्यक्ति आगे चलकर इतना बड़ा नेता बन पाएगा? गांधी मैदान के बिना बिहार की राजनीति में कोई आदमी बड़ा बने ऐसा हो नहीं सकता। कि उस वक्त तक लालू राजनीति में खुद को लेकर के भी सीरियस नहीं थे। चूल्हे पे हांडी चढ़ा करके लालू जी मटन बना रहे हैं और नीतीश कुमार को आते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आवा आवा मटन बनौले हैं, देखा कैसन बनल है। अब ये परिस्थिति आप समझिए कि वहां पर बैठ के वो आदमी भूल गया आंदोलन क्या था, भीड़ कहाँ गई, गोली किसको लगी। 90 के दौर में क्या होते थे इलेक्शंस? आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे। इलेक्शंस की जब फेयरनेस की बात आती है तो टीएन शेषन याद आता है। बिल्कुल। चुनाव आयोग का काम क्या है? आप पे आरोप लगा, आप जवाब दीजिए, आप अपनी बात रखिए, आप सफाई दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की जो कमियां हैं उस पर बात तो होनी ही चाहिए ना। जो व्यक्ति सफल है उसके पीछे दुनिया पागल है, कोई नहीं पूछता वो किस जाति का है। जो व्यक्ति असफल है उसकी जाति ढूंढी जाती है। भारत के राजनीतिक इतिहास में मैदानों का अपना महत्व रहा है, और ऐसा ही एक मैदान है पटना में गंगा नदी से बस थोड़ी ही दूर पर स्थित गांधी मैदान। वो मैदान जिसने आजादी के पहले चंपारण आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। वो मैदान जो आजादी के बाद भी जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का गवाह बना। वही मैदान जहां 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और कहते हैं अब कोई अत्याचार नहीं होगा, अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, ये कसम हम खाए हैं। अब असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी नेता ने पटना के गांधी मैदान में भाषण नहीं दिया तो कहां का नेता? आपको लग रहा होगा कि मैं इस मैदान की इतनी विवेचना क्यों कर रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि एक पुस्तक है गांधी मैदान, ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस। और आज हमारे साथ हैं उस पुस्तक के लेखक, भारत के पत्रकारीय इतिहास में एक बहुत जाने माने पत्रकार, बिहार के चंपारण की धरती से ताल्लुक रखने वाले अनुरंजन झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन जी। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पुस्तक के शीर्षक से ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत से लोगों ने आपसे ये पूछा होगा कि आखिर इतने इतने कठोर शब्द में अगर इस्तेमाल करूं या बहुत वन साइडेड शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो क्यों लगा आपको कि ये एकदम सूट करता है आप जो लिखना चाह रहे हैं और उसको समराइज करता है एक लाइन में, गांधी मैदान, ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस? देखिए मृत्युंजय जी, क्या है, जब मैं किताब प्लान कर रहा था, लिख रहा था, उसके पहले मैंने एक किताब लिखी थी रामलीला मैदान, जो अन्ना के मूवमेंट पे थी, और उसका टैगलाइन रखा था हमने, अ सीरीज ऑफ फॉल्स गॉड्स। तो मेरी आदत रही है, टेलीविज़न का आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा कंटेंट ऐसा चाहिए होता है कि लोगों को हिट करे, जो मेरी भावना है वो सीधी पहुँचे। और रही बात गांधी मैदान की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गांधी मैदान के बिना बिहार की राजनीति में कोई आदमी बड़ा बने ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी कहा जाता है कि गांधी मैदान को जिसने भर दिया उसने कभी न कभी बिहार पर शासन किया। अब ये था कि अब गांधी मैदान के जिक्र जब मैं कर रहा हूँ, और मैं 30 साल के बिहार को लिख रहा था, 2020 में ये किताब आई, तो 90 से 2020 तक की ये मैं 30 साल के पूरे दौर को लिख रहा था। तो एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है हर किसी के मन में कि लालू यादव के शासन में एक तरफ नैरेटिव है कि जंगल राज, और दूसरी तरफ एक नैरेटिव आता है कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दी, पिछड़ों के मसीहा बने। तो इसका थोड़ा अन्वेषण करना ज़रूरी था, और मैं बतौर खोजी पत्रकार मैंने इसकी चीज़ें ढूंढी, तलाशी, और एक बहुत बड़ा हिस्सा, चूँकि मैं बिहार से आता हूँ, चंपारण से आता हूँ, तो हमने खुद देखा, भोगा। मैंने 80 के दौर देखे, 90 के दौर देखे, बाद के भी दौर देखे। तो मुझे लगा कि
सोशल जस्टिस के नाम पर दरअसल बिहार के लोगों के साथ ब्लफ किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू यादव जो बात कहते हैं, आपने बहुत सही जिक्र किया और याद दिलाया लोगों को कि उन्होंने भाषण में क्या बोला था। क्या वो नहीं हुआ? जो उन्होंने कहा वो वादे पूरे हुए? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? सब कुछ खत्म हो गया? जुल्म नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा, अपराध रुक गया? भाई, तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ब्लफ से बेहतर क्या है ये? तो मुझे लगा कि ये बहुत सटीक है। हालांकि बहुत सारे मित्रों ने कहा कि बहुत, जैसा आपने खुद कहा, कि कड़ा है और लोगों को एक पहले से ही उनके मन में एक टोन दे देता है कि ये ऐसा लिखा गया होगा, तो ये किताब में होना चाहिए या नहीं। मैंने कहा कि देखिए, किताब पढ़ के कोई पूरी पढ़ने के बाद सोचे कि इसमें क्या लिखा गया था, वो टोन बनाए, तो मैंने कहा मेरे जो विचार हैं मैंने रख दिए, आगे आगे देखिए। नहीं, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है सर, और मुझे उसका कंटेंट तो है ही, उसकी जो भाषा भी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब वो लगता है कि कोई एक लेखक लिख रहा है, मतलब वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। तो बात करते हैं सर, मान लीजिए अगर कहते हैं कि जो लालू जी ने वादे किए वो सही साबित नहीं हुए, और कई बार जो एक उसका कॉन्टेक्स्ट या प्रीटेक्स्ट देते हैं, वो जो शब्द आप बोलने ही जा रहे थे, सामाजिक न्याय का, समाजवाद का। अब समाजवाद की भी बात करें तो बड़ा लंबा इतिहास रहा है समाजवाद का हमारे देश में, और हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता शायद रहे होंगे, सब समाजवाद को उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे इंडोर्स किया। आजादी के पहले, इनफैक्ट नेहरू तक, आजादी के बाद आचार्य नरेंद्र देव, जेपी, लोहिया, जितने भी रहे, इनमें से कुछ नेताओं को हम आदर्श नेता मानते हैं। इनफैक्ट 70 का जब दशक आया तब तो ऐसा लगने लगा कि इंदिरा गांधी ज्यादा समाजवादी है कि विपक्ष ज्यादा समाजवादी है ना? वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण, वो गरीबी हटाओ का नारा, वो इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल में सोशलिस्ट जोड़ा जाना। लेकिन फिर भी उस प्रिंसिपल पर कभी डाउट नहीं आया कि सोशलिज्म एज अ प्रिंसिपल गलत हो सकता है, क्योंकि उसके जो नेता थे वो बहुत, एक तरह से, कर्पूरी ठाकुर जी भी फिर आए। तो उसी समाजवाद का एक व्यक्ति, जिस समाजवाद के व्यक्तियों को हम एक तरह से सबसे महानतम नेताओं के रूप में देखते हैं इस देश के, उसी समाजवाद के धड़े से अचानक से कैसे कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसके बाद हम पूरी उस प्रिंसिपल, उस समाजवाद पे ही डाउट करने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि समाजवाद के प्रिंसिपल में ही कहीं ना कहीं एक एक शायद धड़ा है, एक शायद पक्ष है जिसमें शायद थोड़ा सा वो डाउट है, या फिर ये व्यक्ति पर ज्यादा आप एट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए। लोकतंत्र में आंदोलन का चरित्र बिल्कुल अलग होता है। तो लोकतंत्र में आंदोलन जब भी कभी किए गए हैं, जिस दौर में भी किए गए, उसके चरित्र का बहुत मूल समझना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये आंदोलन हुआ और इसकी सफलता अगर हुई तो क्यों हुई। तो जब आप चाहे वो जेपी के आंदोलन देखें या अन्ना के आंदोलन देखें, अगर हम पिछले 50 सालों में दो आंदोलन की बात करें तो ये दोनों बड़े आंदोलन थे। तो आंदोलन का चरित्र ये होता है कि वो जोड़ता तो समाज को है, बातें तो समाज की करता है, लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन में जो लोग पैदा होते हैं उनका चरित्र सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? लोहिया ने कहा था, और मैंने किताब में भी कोट किया है, लोहिया ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आंदोलन के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के जय जयकार के नारे लगा रहा है तो आप समझिए कि उसके अंदर भी वो इच्छा बलवती हो रही है कि उसके नाम के भी नारे लगाए जाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति समाजवाद की बात तो कर रहा है, समाजवादी आंदोलन में जा रहा है, नारे लगा रहा है, वह जेपी के पक्ष में नारे लगा रहा है, लेकिन उसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि मेरे पक्ष में कब नारे लगेंगे। तो जब यह ख्याल आने लगेगा तो फिर समाजवाद कहाँ रहा? फिर आप इस समाजवाद को अगर थोड़ा और हार्श तरीके से पेश करें तो सीधा सीधा कहें कि ये नव सामंतवाद है। तो ये फर्क समझना है, और ये व्यक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन चूंकि आंदोलन का चरित्र ऐसा है कि जैसे ही वहां से लोग निकलते हैं वो फिर अपने आप, अपनी टीम को, अपने साथ काम करने वालों को अछूत समझने लगते हैं। अछूतों के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग जब वो बड़े पदों पे पहुंचते हैं तो दूसरों को अछूत समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है
लोकतंत्र की त्रास दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की जो कमियां हैं उस पर बात तो होनी ही चाहिए ना। तो ये समाजवाद का मुझे लगता है कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन आंदोलन से ऐसे चरित्र बाहर आते हैं। जी। आपने सर जेपी आंदोलन की बात की, तो वहीं से शुरू करते हैं। जब जेपी आंदोलन हुआ, और खासकर अगर बिहार ही केंद्र ही था, और बिहार में ही ज्यादातर उसके, मुझे लगता है 80-90% उसकी जो एक्टिविटी हुई होगी बिहार में ही हुई होगी। और छात्र संघर्ष समिति बनती है, लालू जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। कई अलग अलग विवरणों में कहा जाता है, किन्हीं विवरणों में लालू जी खुद कहते हैं कि जेपी उनको बहुत मानते थे। शंकरशन ठाकुर की आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि जेपी हमेशा से जानते थे कि लालू जो हैं वो एक बहुत उच्छृंखल किस्म के छात्र हैं या व्यक्ति हैं, और इसलिए कभी उनको सीरियस बैठकों में शामिल नहीं करते थे। कई किस्से भी कहे जाते हैं कि जब गोली चली तो वो भाग गए, और उस तरह के किस्से वो भी इनफैक्ट आपके मुख से सुनना चाहेंगे, आपको डिटेल्स पता होगी। तो क्या लगता है आपको, उस समय जब लालू उभर रहे थे एक छात्र नेता के तौर पर, तो उस समय आपको लगता है कि उस प्रकार का कोई कैरेक्टर दिखा होगा कि ये व्यक्ति आगे चलकर इतना बड़ा नेता बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। और बिल्कुल ये सत्य है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं मौजूद, जब आप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जेपी ने कभी भी जो तवज्जो जेपी ने नीतीश को दिया, हालांकि सब समकक्ष थे, वो तवज्जो उन्होंने लालू को नहीं दिया। जो तवज्जो उन्होंने कर्पूरी जी को दिया वो तो किसी को नहीं दिया। तो ये पूरी परिस्थिति थी। और चूंकि जेपी अपने उम्र के उस दौर में थे कि वो समझ रहे थे कि सही क्या है, गलत क्या है, और भारत के भविष्य के लिए क्या बेहतर है। चूंकि वो आंदोलन सिर्फ बिहार के लिए तो था नहीं। जब कोई व्यक्ति दिनकर की पंक्तियों के साथ नारे लगाता हो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो वो तो दिल्ली की जनता, दिल्ली के सिंहासन की बात हो रही है। तो परिस्थितियां ऐसी बनी। तो ये सत्य है कि जेपी ने उनको रखा, छात्र नेता के तौर पे रखा। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि लालू जी के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, तमाम अच्छाइयों बुराइयों की, आदमी बहुत शार्प है, बहुत तेज दिमाग आदमी। तो उनको पता था कि हम किस तरीके से क्या एक्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो जो जगह उनको चाहिए थी वो जगह तक पहुँचने के लिए, आप कई बार देखते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी टीम में भी 10 लोग काम कर रहे होते हैं, और आप जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो आपके सबसे करीब होने का दावा पूरी दुनिया में पीटता है। ये सत्य है और ये होता है। और मैं पत्रकारिता में बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिसको एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनको अपना शिष्य नहीं मानते थे, लेकिन वो अब उनके शिष्य हैं। और एक शब्द और मृत्युंजय जी मैं कहता हूं कि शिष्य में और चेले में ना थोड़ा फर्क है। शिष्य शिष्य रहता है, चेला चीनी हो जाता है। तो ये एक फर्क समझना चाहिए। तो जेपी ने लालू जी को उतनी जो तवज्जो दी होगी वो बिल्कुल सीमित दिया होगा, लेकिन ये लालू की काबिलियत थी कि उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि हम सबसे करीबी, हम ही धरोहर, हम ही अगले उत्तराधिकारी, हम ही आगे लेके जाने वाले। तो ये तो अपनी अपनी ताकत है, उस ताकत से आप इनकार नहीं कर सकते। जी। और कई बार कहते हैं कि ये चित्रण मैंने अगेन बहुत सीरियस जर्नलिस्ट का पढ़ा है कि लालू कभी भी किसी प्रकार का सीरियस डिस्कशन होता था तो बहुत उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन अगर मंच पर चढ़ना है और कुछ वैसे भाषण देने हैं, भीड़ इकट्ठी करनी है, तो बहुत तत्पर रहते थे। और वही किस्सा भी आपसे सुनना चाहेंगे जिसमें जब वो बिहार आंदोलन के दौरान गोलियां चली तो वो भाग के हाँ, वेटरनरी कॉलेज। आप देखिए वो तो तथ्य हैं कि भाई लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, और भी कुछ लोग हैं, सुशील मोदी हैं, ये सब लोग उस आंदोलन के मुख्य पात्र हैं, युवा हैं। अभी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उस दौर में, सुरेंद्र किशोर जी, वो भी अलग अलग समय पर जुड़े रहे। अब ये लोग, भाई सरकार ने गोली चलाने का फैसला ले लिया, जाहिर सी बात है कि छात्रों पे गोली चलाना या किसी पे भी गोली चलाना किसी आंदोलन को कुचलने का तरीका तो नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीका तो बिल्कुल नहीं है। भाई भीड़ अगर आपके काबू में नहीं आ रही है तो पानी की बौछारें काफ़ी होती हैं उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। गोली चला देना और मतलब हवाई फायरिंग तो सुनी थी, पैलेट गन्स तो चलिए बाद में आए होंगे, आज उस समय रहते थे नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन
फायरिंग करके किसी की जान ले लेना तो बहुत ही अनुचित था। लेकिन जब गोली चलनी शुरू हुई तो कुछ लोग तो डटे रहे, कुछ लोग गायब हो गए। अब गायब हुए, कुछ लोगों की जान चली गई। फिर भीड़ जब टूटी तो नीतीश जी और उनके जो सारे साथी थे वो लोग अब लालू जी को ढूंढने लगे। लालू जी मिल नहीं रहे। मन में शंका होती है ना, अब दो दोस्त हैं, साथ में हैं, एक आदमी मिल नहीं रहा है। तो पहले तो गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, इन सब जगहों पर तलाशा गया जहाँ जहाँ उनके संभावनाएं उनकी हो सकती थी। फिर उनको ख्याल आया कि चलो वेटनरी कॉलेज के कैंपस में देख लेते हैं, क्योंकि उनके भाई वहाँ रहते थे और लालू जी भी वही रहते थे। जब ये लोग पहुँचते हैं तो वो विवरण है और बहुत स्पष्ट विवरण है कि चूल्हे पे हांडी चढ़ा करके लालू जी मटन बना रहे हैं और नीतीश कुमार को आते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आवा आवा मटन बनौले हैं, देखा कैसन बनल है। अब ये परिस्थिति आप समझिए कि वहां पर बैठ के वो आदमी भूल गया आंदोलन क्या था, भीड़ कहाँ गई, गोली किसको लगी। He was not serious at all on that time। अब आप सोचिए कि वो आदमी आगे जाकर, मुझे लगता है जब मैं पूरे दौर का आकलन करता हूँ और मैं जितनी डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, मैंने देखा और जितने लोगों से मेरी बात हुई, मुझे लग रहा है कि उस वक्त तक लालू राजनीति में खुद को लेकर के भी सीरियस नहीं थे। और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। उसकी वजह सबसे बड़ी सामाजिक हो सकती है, क्योंकि समाज के जिस धड़े से वो आते हैं वहाँ पर ये एक विचार करना कि उनके उस समाज का वो व्यक्ति इतनी बड़ी जगह पर पहुँच जाएगा, ये मन में डर तो रहा ही होगा। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते ना कि सामंतवाद का दौर रहा है, देश में रहा है, तो बिहार में भी, बिहार तो वैसे भी उसकी उर्वर भूमि में से है। तो उस समय लगता नहीं होगा कि मेरी संभावनाएं बहुत आगे तक जाएंगी। तो लालू खुद भी बहुत सीरियस नहीं रहे होंगे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर उनकी शुरुआत बेहतर हुई। तो ये घटना बताती है कि उस आंदोलन तक लालू स्वयं को लेकर सीरियस नहीं थे। कोई सीरियस व्यक्ति आंदोलन को छोड़ करके जाकर मटन नहीं बनाएगा। यही इसीलिए मैंने जिक्र किया उसका। आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 77 में वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 80 के दशक में फिर से कांग्रेस सरकारों में आ जाती है और अगले 10 वर्षों तक वैसे तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में रहती है, लेकिन 5-6 बदलाव हो जाते हैं उनके मुख्यमंत्री में। सारे मुख्यमंत्री अगड़ी जातियों से आते हैं। विपक्ष की धुरी बनते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। तो पहले जो लालू बोलते थे कि मैं जेपी का शिष्य हूं, वो बाद में बन जाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य। और जब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होता है उनके देहांत के बाद, तब भी वो कहते हैं कि मैं सबसे उनका करीबी शिष्य रहा हूं, तो अब मेरा अधिकार है इस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। लेकिन फिर से कई सारे ऐसे लेखकों को जब आप पढ़ेंगे, संकर्षण ठाकुर, फिर से मैं उनको कोट करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो लिखते हैं कि वो कपटी ठाकुर बोलते थे कर्पूरी ठाकुर को। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जिसपे दिखता है कि शायद वो जो श्रद्धा वो पब्लिक फोरम्स पे दिखाई जाती है या उन जगहों पे दिखाई जाती है जहां उससे फायदा हो, शायद वो प्राइवेट में वो श्रद्धा नहीं रही। क्या लगता है आपको इस पे सर? बिल्कुल सत्य है, ये फैक्ट है। आप देखिए, लालू जी ने कर्पूरी जी के बाल की कॉपी की, स्टाइल की, उनके चरित्र की कॉपी नहीं की। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किस्सा लिखा है और वो किस्सा मैंने कहीं पढ़ के नहीं, मुझसे बाद के दौर में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद चंद्रशेखर जी के साथ जब कई बार हम लोगों की वैसे बैठक होती थी, उस बैठक में उन्होंने कुछ किस्से सुनाए हैं अपने जीवन के और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाए हैं। तो मैंने गांधी मैदान में जो जिक्र किया है कि कर्पूरी जी बतौर मुख्यमंत्री बैठे हुए थे पटना में और बहुत सारे और नेता पटना पहुंचे हुए थे, चंद्रशेखर वहां पहुंचे, तो चंद्रशेखर जी ने बाकायदा अपने कुर्ते को आंचल की तरह फैला करके सब लोगों से चंदा मांगा और चंदा मांग करके कुछ पैसा इकट्ठा किया। लोग पूछ रहे क्यों क्यों लेते, बोले आप डालिए तो सही। सबसे जब पैसा ले लिया तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी, आपकी जेब फटी है कुर्ते की, ये आप इस पैसे से कुर्ता सिलवाइए। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि पहले भी हमने आपको पैसा दिया है, आपने कुर्ते नहीं सिलवाए। तो वो हंसते हुए कर्पूरी जी ने वो पैसा लिया और बोले मेरी कुर्ते की जेब से ज्यादा जरूरी मुख्यमंत्री राहत कोष को इस पैसे की है। आप सोचिए कि क्या
मतलब क्या पैरामीटर उस आदमी ने सेट कर रखा है राजनीति में। बतौर मुख्यमंत्री उसके कुर्ते की जेब फटी है, और उसके लिए एक बड़ा नेता, भाई चंद्रशेखर उस वक्त भी बड़े नेता थे, वो उस युवा तुर्क कहा जाता था। लगता था कि भारत का भविष्य अगर कोई बदलेगा तो चंद्रशेखर बदलेंगे। तो वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है। ये कर्पूरी जी हैं, लेकिन उनके चरित्र की कॉपी करने की बजाय, चूंकि कर्पूरी जी कंघी नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये समय बर्बादी है, तो बाल छोटे रखे, ऐसे ही पड़े। वो कॉपी तो कर ली लालू जी ने, वो नकल तो कर लिया, लेकिन उनके इस चरित्र की कॉपी नहीं की। अगर वो कॉपी करते तो 77 में आप सांसद बनते हैं, और सांसद बनने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, सेकंड हैंड ही सही, एक विल्स की जीप खरीदते हैं। उस मुख्यमंत्री का शिष्य होने की बात आप कर रहे हैं, उस समाजवाद के उस प्रतिरूप के शिष्य होने की बात आप कर रहे हैं, उस पर दावा ठोकते हैं। लेकिन उनके चरित्र का तो आकलन, मैं नहीं कह रहा कि आपका जीप खरीदना बुरा है, आप भाई आपके पास पैसे हैं, आप खरीदें, हर किसी की अलग अलग मंशा होती है। लेकिन फिर वही जीप, वही कर्पूरी जी को जरूरत पड़े तो ये कह करके नहीं देना कि जीप में तेल नहीं है, क्या बताता है? तो दरअसल लालू यादव ने जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का, यदा कदा विनोबा भावे का, इन सब के नामों का इस्तेमाल किया, जो लोग मोटे तौर पर दुनिया भर में समाजवाद के एक प्रवर्तक के तौर पर जाने गए। लोहिया चूंकि कड़े व्यक्ति थे, ये लोग थोड़े अलग अलग जगहों पे सॉफ्ट रहे हैं। भाई लोहिया तो लोहिया हैं। जब लोहिया ये कहते हैं कि संसद आवारा हो जाए, जब सड़क पर आंदोलन नहीं होंगे तो संसद आवारा हो जाएगी, ये कितना कड़ा सेंटेंस है। लोहिया इस तरीके की बात जब करते हैं तो वहाँ लोगों का पहुँचना, या उनके आप देखिए ना, लोग कहने को कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं, लेकिन वो दिखते कहाँ हैं? कहने को कह सकते हैं कि जेपी के प्रवर्तक होने के बाद उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन लोग दिखते कहाँ हैं? तो दरअसल क्या है कि कर्पूरी ठाकुर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, सबके इस्तेमाल किए अपने फायदे के लिए। भाई कर्पूरी जी ने ही तो 77 में टिकट दिलाया। सांसद कम उम्र में लालू यादव सांसद बनते हैं और उसकी पूरी भूमिका कर्पूरी जी बनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को ये लगता था कि यंग लीडर है, छात्र नेता है, ऊर्जावान है, एक ऐसे समुदाय से आता है जिस समुदाय को बदलाव की ज़रूरत है, वहाँ पर विकास हो सकता है, और जो एक सामंती प्रवृत्ति आज़ादी के इतने साल बाद भी बिहार से नहीं खत्म हो रही है, तो एक ऐसे धड़े को खड़ा किया जाए जिसमें नीतीश भी हैं, लालू भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं। तो वो लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें इस व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। भाई सोशल जस्टिस के प्रवर्तक के तौर पे तो कर्पूरी जी को लेना चाहिए ना, कि भाई जिस आदमी ने पहली बार पिछड़ों का आरक्षण, हाँ, कितना ऐतिहासिक काम है और कितना डेयरिंग काम है। बिल्कुल। और अगर मेरा इस पे एक छोटा सा मत है कि 90 में जब हम आरक्षण लेके आते हैं और जिस प्रकार का आंदोलन पूरे देश में होता है और जिस प्रकार के भाषण और जिस प्रकार की वैमनस्यता बढ़ती है, 78 में भी हुआ, लेकिन उस लेवल का तो कभी नहीं हुआ। नहीं हो सकता था, और इस आंदोलन में भी नहीं होना चाहिए था। जब आरक्षण जिस तरीके से 90 में आया, इस वक्त भी नहीं होना चाहिए था। ये तो क्या है कि उस आरक्षण को ये बताने के लिए कि इस आंदोलन से अगड़े नाराज हैं। देखिए, जो नाराजगी अगड़ों की होती है या अगड़ों की रही होगी, सबकी तो नहीं रही होगी, असर तो सब पर पड़ रहा होगा। भाई आरक्षण सही है, गलत है, किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अलग विवेचना और विवाद का विषय है। इस पर अलग तरीके से बात हो सकती है कि भाई वाकई इसकी कितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो किसको ज़रूरत है। लेकिन भाई जब अगर सरकार किसी पॉलिसी को ला रही है, उस पॉलिसी को लाने में अगर किसी एक समुदाय का, भाई अगर उसको, ये तो सत्य है ना कि लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित होने के बाद या उसके पहले भी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है कि उन जातियों के साथ अन्याय तो हुआ, बिल्कुल, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उस अन्याय की भरपाई कैसे होगी, उनको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, लाना तरीका ये होना चाहिए, जो मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है कि आप समय निर्धारित करें,
भाई 1 जनरेशन करेंगे, 2 जनरेशन करेंगे, 4-4 जनरेशन तक थोड़ी आप सिस्टम को उसी तरीके से चलाएंगे। और आप अगर चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आरक्षण या किसी भी तरीके की चीज़ों को प्रतिस्थापित करने का क्या कारण है कि आप सबको समान अधिकार दें। तो समान अधिकार देने की एक तय सीमा तो होगी, कुछ तो तय करेंगे, कुछ प्रारूप तो बनाएंगे, और चलिए आपने दे दिया, कोई बात नहीं। जो 90 के दौर में हुआ वीपी सिंह के समय मंडल कमीशन को लेकर, मेरा मानना है कि उसमें ये पूरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दिखाई गई और इसको इतना फैलाया गया कि अरे पूरे देश में अगड़े नाराज हैं इनसे, तो अब देखिए अगड़ों पिछड़ों की राजनीति नहीं करेंगे, अगड़े पिछड़े की, तो फिर वोट बैंक कौन सा होगा। इसका एक्सटेंशन में मृत्युंजय जी मैं एक बात कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ इस सृष्टि पर 2 जातियाँ हैं, सिर्फ 2 जातियाँ हैं। मोटे तौर पर उसको आप अमीर गरीब कह लीजिए, और थोड़ा पढ़े लिखे तबके में बैठिए तो उसमें कहिए सफल और असफल। जो व्यक्ति सफल है उसके पीछे दुनिया पागल है, कोई नहीं पूछता वो किस जाति का है। जो व्यक्ति असफल है उसकी जाति ढूंढी जाती है। काहे का जाति भाई? मैंने एक बार रामविलास जी से कहा था कि मैंने आपके पांव छूते दर्जनों ब्राह्मणों को देखा है, क्या आपके गांव में किसी दलित के ये ब्राह्मण पांव छुएंगे? तो वो हंसने लगे, बोले तो ब्राह्मणों से पूछिए आप। चूंकि हम लोग उस तरीके से बात करते, तो ये सत्य है ना मृत्युंजय जी। तो अगर वो व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे आप पड़े हुए हैं ना, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो जातियां 2 ही हैं। हमारे वोट बैंक की राजनीति में आपने जातियों का विस्तार ऐसा किया हुआ है कि आप पर्टिकुलर वोट बैंक के हिसाब से इस जाति को फायदा देना है, इस जाति को फायदा देना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल इस देश में जातिगत वैमनस्यता बढ़ाने का सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो सेफोलॉजिस्ट्स का है। जिन्होंने कहा ना कि भाई इस जाति के वोटर हैं, यहां इस कैंडिडेट को दे दो। भाई आकलन करके आप ही बता रहे हो ना, आप बता रहे हो कि भाई ये जाति यहां पे ज्यादा वोटर हैं, इस जाति के कैंडिडेट को दे दो। क्यों भाई? जो वहां पे विकास कर सकता है उसको दो ना। नतीजा क्या है कि पार्टियां भी वही सोचती हैं। अभी हो रहा है ना बिहार में चुनाव, घोर मट्ठा आके फिर वहीं रुकेगा। और बात होती है, लोग कहते हैं कि नहीं जाति समीकरण हर जगह है, जातिवाद की बात हर जगह है। एक वीडियो मैंने देखा था किसी सोशल मीडिया पे, किसी एक छोटे से यूट्यूब वाले जर्नलिस्ट ने पूछा एक महिला से कि अम्मा, भोजपुरी में पूछा था कि अम्मा इस बार वोट किसको देंगे, जाति पर देंगे या विकास को देंगे? अब आप सोचिए, तो उस अम्मा का जो त्वरित रिप्लाई था वही पूरी राजनीति का क्रक्स है मृत्युंजय जी। वो अम्मा कहती है ये विकास किस जाति का है? अब आप समझिए कि ये क्या, किस तरीके से नस में घुसा हुआ है, ये किसने घुसाया है? ये पूरी सेफोलॉजिस्ट की टीम ने, ये मीडिया ने, भाई वोट बैंक बता के राजनीति में आप सबको मजबूर करें। अरे आप दीजिए ना, जिस भी विधानसभा या जिस भी लोकसभा से जो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है उसको दीजिए, लोगों को भी चुनने दीजिए। आप उनकी जात, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एक ऐसे लोकसभा में अगर किसी एक जाति का वर्चस्व है, आप उस जाति के, कोई पार्टियां उस जाति के किसी व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं बनाए तो किसी दूसरी जाति को दोगे ना आप। भाई मोदी की जाति के, नरेंद्र मोदी की जाति के बिहार में कितने लोग हैं? आखिर मोदी जी को वोट मिलता है ना बिहार में, तभी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इनफैक्ट है, और एग्जांपल्स है सर, 2010 का चुनाव देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, राघोपुर हारे। हाँ, कितने ऐसे सीट्स है वो लोग हारे जो कभी सोचते ही नहीं थे कि हार सकते हैं। जी बिल्कुल। आते हैं सर 1990 पे। लालू जी, जनता दल चुनाव लड़ती है, जीतती है। लालू जी तो नहीं, लालू जी तो इनफैक्ट लोकसभा जा चुके होते हैं 89 के चुनावों में, और फिर वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी होती है। पहले दावेदार के तौर पर उभरते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं। तो एक तो इसका किस्सा कि क्या आपको लगता है कि सबसे मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री के लालू प्रसाद थे, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि ये वो जो मोमेंट था, शायद
वो बिहार के लिए वो पिवटल मोमेंट था? देखिए, दावेदार तो बिल्कुल नहीं थे। जी। मैंने किताब में भी जिक्र किया और मैं बार बार कहता हूँ कि लालू यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री चुनवाया। वो चुने नहीं गए थे। वे चुनाव तो जैसा आपने कहा जनता दल ने लड़ा था जी। और जनता दल के सर्वमान्य नेता के तौर पर बिहार में रामसुंदर दास का मुख्यमंत्री बनना तय था। जी। तो मैं बोलता हूं कि एक होने वाले प्रधानमंत्री के कांधे पर बंदूक रखकर एक मौजूदा प्रधानमंत्री के को मजबूर करके वो मुख्यमंत्री चुने गए, जी। चुनवाए गए। जी। भाई चंद्रशेखर जी के सहारे। जी। भाई चंद्रशेखर जी के सहारे कैसे? भाई चंद्रशेखर जी ने क्या किया? रघुनाथ झा को जी। कैंडिडेट बना दिया। मेरी कई बार, जब रघुनाथ जी अब नहीं है इस दुनिया में, जब हमारी बात होती थी तो मैं बोलता था कि आप दोषी हैं बिहार की इस दशा के। जी। 12 वोट वो ले गए और 3 वोट से रामसुंदर दास हार गए। आप दोषी हैं। अगर आपने लकीर नहीं खींची होती कि नहीं मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तो रामसुंदर दास बनते। और रामसुंदर दास बनते तो शायद बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। और ये बात, मेरा विरोध रघुनाथ झा से तब शुरू हुआ, या तब मैंने उनके खिलाफ बोलना लिखना शुरू किया कि अगर आपने विरोध उस वक्त रामसुंदर दास का किया और लालू जी का भी विरोध किया, तो बाद में उनकी पार्टी में शरीक क्यों हुए? भाई आप विचारधारा के अगर लोग हैं तो एक सर्टेन विचारधारा के बाद आखिर क्या फैसला हो रहा है जी। तो वहां पर क्या है कि लालू जी ने एक परिस्थिति बनाई और उस परिस्थिति में वो चुने गए जी। और हमको लगता है कि अगर आप पूछें उस दौर में कौन जानता था लालू यादव को? बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेगी, लेकिन आप आज की तारीख में भी मृत्युंजय जी बिहार चलिए। अब पहले तो संगठित बिहार था, 54 सीटें होती थी लोकसभा की। उन 54 सीटों में एक सीट लोकसभा की जो छपरा की थी, जहां से वो सांसद बने, और उसके अलावा आज भी चलिए 40 सीटें हैं बिहार में। एक लोकसभा में पहुंची है, 2 लोकसभा में पहुंची है, आसपास के लोकसभा 2, 3, 4 को छोड़ करके बाकी लोकसभा में कौन सांसद है किसी को मालूम होता है क्या? जी, बिल्कुल। आम जनता को, जबकि तकनीक आजकल इतनी एडवांस हो गई, लेकिन उसको नहीं मालूम है, नहीं मालूम होता है, ना चेहरा मालूम होता है। आज जबकि हर किसी की तस्वीर, मैं तो कह रहा हूं कि कटिहार के सांसद को मैं चंपारण में खड़ा करा दूं तो कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। जी। तो इसका मतलब यह था कि आप सर्वमान्य नेता नहीं थे और आप एक सांसद थे, प्रतिपक्ष के नेता भी आप बने। तो आज ही कौन प्रतिपक्ष का नेता मजबूत अगर नहीं रहे तो लोग नहीं जानते। जी, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जो मैंने जिक्र किया है किताब में, कि ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां पर लालू जी चुनवाए गए। खुद से उन्होंने ऐसी साजिश रची, वो चुने गए और चुनने के बाद का तो फिर इतिहास ही है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले जब लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक जनरल परसेप्शन है कि शुरुआती दिनों में वो एक लगता है कि जिस प्रकार का वो भाषण भी उन्होंने गांधी मैदान से दिया, और जैसा आप कह रहे थे एक ऐसे समाज से आते थे जिसका नेचुरल राइट टू रूल शायद लोग नहीं मानते थे, प्लस एक गरीब परिवार से आते थे, तो किसी भी प्रकार से प्रिविलेज नहीं कहे जा सकते वो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये वो व्यक्ति है जो शायद हमारा दर्द समझ पाएगा, क्योंकि वैसे ही बैकग्राउंड से आ रहा है, वैसी जाति से आ रहा है, इतने दिनों से संघर्ष भी कर रहा है। और शुरुआती कुछ इनफैक्ट जितना मैंने पढ़ा है तो वो औचक निरीक्षण पे चल जाते थे, तो जितने बाबू थे ऑफिस टाइम पे आने लगे, रेड्स करवा दिए उन्होंने कितने आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के यहाँ। वो दलित बस्तियों में जाना, वो बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना, वो डाक बंगला चौराहा पे खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज कर देना, वो जा रहे हैं तो सड़क पे कहीं भी बैठ गए पेड़ के नीचे पंचायत लगा देना, और कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव शुरुआती दिनों में जो लगा, तो लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दर्द को समझ रहा है, वो जो वर्ग है उन तक पहुंच रहा है, उनके दर्द को दूर करने की कोशिश करने वाला है। ये जो पूरा उनका एक विवरण है, ये चेंज होता है आगे आने वाले सालों में। तो क्या आपको ऐसा रीजन लगता है कि ये शुरुआती दिनों में लालू जी जो एक इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, अगर जिस प्रकार के विवरण है, वो क्यों बदल जाता है आने वाले कुछ सालों में? ये बड़ा आश्चर्य होता है और मैंने जिक्र भी किया कि अगर मैं इसका आकलन करता हूँ तो पीछे जाना पड़ता है थोड़ा। जब मैं पीछे जाता हूँ तो फिर पहुँचता हूँ कर्पूरी ठाकुर तक, और फिर मुझे लगता है कि शायद लालू जी की राजनीतिक जो विचारशीलता है उसकी गाड़ी उसी दिन ट्रैक से उतर गई जिस दिन उन्होंने कर्पूरी जी को मना किया जीप में तेल नहीं है। शायद उनके अंदर, देखिए हर मनुष्य के अंदर 2 मनुष्य होते हैं,
तो अंदर जो एक एविल था वो उनका वो एक वो आना शुरू होता है। अब मुझे लगता है कि लालू यादव को अगर आप देखें उस पूरे दौर में, सत्य है कि जब वो आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने औचक निरीक्षण किए, मुझे तो वो दौर याद है। मैं बहुत ठीक से उस दौर को याद करता हूँ और मुझे लगता है कि कुछ काम लालू यादव ने आने के 1.5 साल तक बहुत अच्छा किया, जिसमें सबसे पहला काम तो ये था कि बाबुओं पर नकेल कसी गई। और देखिए ऐसा क्यों हुआ, अगर उनसे पहले के 7-8 साल अगर आप देखें कांग्रेस के शासन के, तो उस समय जो भी बिहार के कांग्रेस लीडर्स थे वो आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भाई, जो बिहार हमेशा से विकसित रहा, जो बिहार हमेशा से फैक्ट्रियां बहुत रहीं, जो बिहार हमेशा से शिक्षा में अग्रणी रहा, उन सब को एक दौर के बाद, मतलब 90 से 5-7 साल पहले से धीरे 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 चीज़ें खराब होनी शुरू हुई थी। लालू जी आते हैं तो ये इन्होंने आकर के एक बार में अचानक चीज़ें बदलने की कोशिश की और उस समय लगा कि शायद एक ऐसे समुदाय से व्यक्ति आता है जो बदलाव चाहता है, लेकिन वो 1-1.5 साल में ही वो बबल फूट गया। फिर वो सिर्फ राजनीतिक तक सीमित हो गया। अब देखिए, जो आदमी औचक निरीक्षण करता है, जो आदमी देर से आने पे बाबुओं को अस्पतालों में टाइट करता है, अफसरों के यहाँ छापे पड़वाता है, वो आदमी गांव में पहुंचकर ये कहता है कि तुमको सड़क की जरूरत क्या है? भाई, तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो सड़क बनवा देंगे तो इस गाड़ी पे चढ़ेगा कौन? तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास तो बैलगाड़ी है, भैंस है, गाय है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे बच्चों को तो ठोकर लग जाएगी जी, सड़क की क्या जरूरत है? ये जो नैरेटिव है, और उसके लोग खुश भी हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? भाई, लालू जी हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं, किसी गांव में चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर उतारते हैं और वहां देखते हैं जो सबसे दबे कुचले मैले कपड़ों में 4 बच्चे हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं, एक राउंड लगा करके फिर सड़क पर उतार देते हैं। जिसने अपने जीवन में ट्रेन नहीं देखी, रेलगाड़ी जो उसके गांव से इतना सुदूर है कि उससे पूछिए रेलगाड़ी पे कभी चढ़े हो, तो नहीं चढ़ा। उसके बच्चे हेलीकॉप्टर पे एक राउंड सामने देख रहा है कि हवा लगा रहे हैं, नीचे उतर रहा है, तो वो अपने वो मसीहा समझने लग रहा है। और लालू जी समझ रहे हैं कि मेरी वोट की ताकत है, इसका मुझे इस्तेमाल करना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बड़ा अच्छा काम किया लालू जी ने, और बहुत अच्छा काम किया था चरवाहा विद्यालय। उसका कॉन्सेप्ट देखिए कितना शानदार है कि भाई गरीब तो है, उसकी मजबूरी है कि वो अपने गाय भैंस मवेशियों को चराएगा, नहीं चराएगा तो उसका परिवार नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है कि चराने चला जाता है, स्कूल नहीं जाता। तो जिस भी ब्यूरोक्रेट्स ने ये आइडिया रखा होगा वो बहुत शार्प रहा होगा। उसने कहा हम स्कूल ऐसे बना लेते हैं कि जिसके कैंपस में ही वो अपने मवेशी लेके जाएंगे, चराने के लिए छोड़ देंगे, वो पढ़ेंगे। भाई, विद्यालय तो यही था ना, चरवाहा विद्यालय। इसका मतलब थोड़ी था कि आप ग्राउंड में जाकर सिर्फ भैंस ही चराएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उसका एग्जीक्यूशन खराब हुआ। और फिर धीरे 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 धीरे, जो मैं बार बार कहता हूं कि कास्ट इक्वेशंस के जरिए, वोट बैंक के जरिए, जब उनको लगा कि हमारी राजनीति तो सिर्फ इस पर आधारित हो सकती है, तो हमको पूरे विकास की जरूरत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, आपको शायद याद नहीं होगा या याद होगा ही, आपने तो बहुत काफ़ी रिसर्च किया, आपकी किताब जो ब्रोकन प्रोमिसेस है उसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत शानदार लिखा है। एक बार और साधुवाद आपको। धन्यवाद सर। तो आप देखिए, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, राबड़ी जी की एक तस्वीर वायरल हुई, एक अखबार ने एक छापा। वो तस्वीर थी कि उनके घर में वॉश बेसिन में सब्जियां रखी हुई थी जी, ठीक है। तो किसी ने पूछा उनसे कि इस वॉश बेसिन में सब्जियां क्यों रखी हैं, तो राबड़ी जी ने कहा कि ये हमारे घर की सबसे साफ जगह है, तो सब्जियां चूंकि साफ रहनी चाहिए। तो आप सोचिए, इस तरीके के परवरिश में, परिवेश में जो व्यक्ति आ रहा है, वो व्यक्ति अचानक से धीरे 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 पैसे के मोह जाल में इस कदर उलझता चला जा रहा है कि उसको हर चीज में पैसा दिखने लग रहा है जी।
हर चीज में पैसा चाहिए, हर जी। चीज में पैसा चाहिए, तो पैसे की राजनीति फिर होने लगती है। और वो चाहे जो कारण रहा हो, जी। मैंने ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस इसलिए कहा कि अगर हम सिर्फ एक जाति की बात करते हैं, आप छोड़ दीजिए पिछड़ा समुदाय, क्योंकि उस पर तो फिर हम चर्चा में आगे जी। आएंगे, मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से जी। उनका विरोध है। तो अगर हम सिर्फ यादव जाति की ही बात करें, तो जो यादव वोटर्स बिहार के हैं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर मृत्युंजय जी आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं, पूरे बिहार से पिछले 30 सालों में, भाई 15 साल तो शासन में रहे, 35 साल मान लीजिए, 30 साल 15 साल शासन में रहे, 1 साल चलिए हम छोड़ देते हैं जी। तेजस्वी जी वाला, और बाकी जो पूरा दौर है उसमें भी तो आप राजनीति में हैं ही जी। ना, एक्टिव हैं, बिल्कुल। भाई मंत्री रहे, जी। केंद्रीय मंत्री रहे आप इतने साल। तो ये पूरे 30-35 सालों में अगर 1000 यादव भी हम्म। पूरे बिहार में ऐसे परिवार हों, 1000, जी। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ 1000 ऐसे परिवार हों जिनका प्रारूप बदल गया हो लालू यादव की राजनीति से, और वो राजनीतिक नहीं हो। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी। जबकि उनकी संख्या देखेंगे तो कम से कम 2 करोड़ के आसपास आसपास है। जी। तो 2 से ज्यादा ही है थोड़ा, लेकिन चलिए मैं 2 करोड़ ही मान लेता हूं। जी। तो 2 करोड़ की आबादी से 1000 लोग भी अगर आप परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, करेक्ट, तो परिवर्तन किसका हुआ है? उन सारे परिवारों का जो राजनीति में है, उन सारे परिवारों का जो आपके लिए आपराधिक कृत्य करते हैं। जी। सामान्य यादव कहां बदला है? जी। जी। तो बदल कौन रहा है? बदल रहा है आपका नुमाइंदा, जी। और आप कह रहे हैं कि पूरे जाति का वोट चाहिए हमको। मेरा एक इसमें थ्योरी है सर कि जैसे मुझे लगता है कि वो एक ऐसा दौर था जिसने शायद लालू जी को थोड़ा सा ये आइडिया दिया हो। एक तो मंडल का दौर था, और मंडल के दौर पे गांधी मैदान में रैलियां हुई, स्वाभिमान रैलियां हुई, जिसमें बिल्कुल मंडल के समर्थन में, उसमें उन्हें दिखा कि एक प्रकार से वो जो समर्थन मिल पा रहा है, शायद वो अगड़ी जातियों के खिलाफ बोलकर वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो किसी और तरह से शायद नहीं मिल सकता। दूसरा मुझे लगता है कि 91 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं और उसे वो मानते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मतलब पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिहार में, और काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। मुझे लगता है 31 सीटें जनता दल जीतती है। तो शायद इनके 2 कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है उनको वो एक तरह से वो एक डेजा वो मोमेंट आता है कि ये वो नैरेटिव है शायद जो हमेशा काम करेगा। और हाँ। जी नहीं बोलिए जी, और इसी का मुझे लगता है कि वो जो आपने कहा जो उनके इनिशिएटिव्स भी थे, सबसे पहले बाबुओं पर नकेल कसना। इनफैक्ट मैं भी अपने बुक के रिसर्च के दौरान ये देख रहा था कि 92 में करीब 384 के आसपास IAS ऑफिसर्स पोस्टेड थे बिहार में, और उनमें से 144 ने सेंट्रल डेप्यूटेशन की रिक्वेस्ट डाली। सोच लीजिए। तो मुझे ये आश्चर्य लगा कि किसी व्यक्ति के शासन में आने के सिर्फ 2 साल के अंदर उस भाई जब IAS ऑफिसर से आप खैनी ठुकवाएंगे तो लोग भागना चाहेंगे ना। वो इसलिए तो नहीं पढ़ा, जी। उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, जब आप खिलंदड़पन कर रहे थे राजनीति में, वो किताबों में घुसा हुआ था। जी। जी। चाहे वो जिस भी समुदाय से आता हो, जी। चाहे उसको आरक्षण का कितना भी लाभ मिल जाए, बिना पढ़े तो IAS बना नहीं होगा। जी बिल्कुल। उसने अपनी हाड़तोड़ मेहनत करी होगी। जी। उस मेहनत के बाद, इन सारी परिस्थितियों के बाद क्या हो रहा है? आप उसको बोल रहे हो खड़े होकर के खैनी ठोको। हाँ? आप यात्रा के दौरान, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को, फ्लाइट की घटना है ये जी। कि ज्वाइंट लेवल का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक व्यक्ति, वो जो फ्लाइट्स में पाउच रखे होते हैं ना, हाँ? जी। वो पाउच उससे मंगा करके उसमें पीक फेंका उन्होंने। अरे खुद भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे याद आती है वो चंद्रिका राय जी की स्टोरी है कि उनके साथ वो बोट क्लब में, पटना क्लब में, इनफैक्ट एक शादी के फंक्शन में थे, और चंद्रिका राय जी जैसे ही देखते हैं लालू जी को एंटर होते हुए तो चुपके से साइड हट जाते हैं, और एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो पूछते हैं कि अरे आपके मुख्यमंत्री हैं, आपको तो उनके साथ जाना चाहिए, आगे जाके मिलना चाहिए, आप भाग रहे हैं उनको देख के। तो वो कहते हैं कि अगर मैं गलती से बगल में बैठ गया तो कहीं मुझे ही पीकदाल उठाने को ना बोल दे। हाँ, आप सोचिए। तो ये परिस्थिति है। तो इस
तो इसका असल में क्या है ना, जब लोग लालू यादव के बारे में बात कहते हैं ना कि वो पिछड़ों के लिए राजनीति की, पिछड़ों का, मैंने कहा नहीं, लालू यादव ने नव सामंतवाद की राजनीति की। जब आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे तो दलितों को क्यों भूल रहे थे भाई? बिल्कुल। तो रामसुंदर दास का विरोध क्यों कर रहे थे जी। भाई? रघुनाथ झा अगर सबसे ताकतवर होते, आप उनका विरोध करते, रामसुंदर दास को आप विरोध नहीं करते, तो समझ में आती बात। ठिकाने लगाया उन्होंने। हाँ, तो रामसुंदर दास का विरोध कर रहे हैं आप। कहने को हमेशा रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन दोनों का विरोध आप अंदर अंदर पूरी राजनीति में करते रहे। जी जी जी। तो आप किसी भी पिछड़े समुदाय का या दलित समुदाय के किसी भी व्यक्ति का आप समर्थन तो कर नहीं रहे, उनका विरोध कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के मसीहा बनना चाहते, मसीहा हैं, कैसे होगा? मैं आप ही का एग्जाम्पल इनफैक्ट एक्सटेंड करता हूँ, और मैं जेएनयू में एक बुक टॉक पे था, आदरणीय राम बहादुर राय जी हमारे साथ थे उसी बुक टॉक में। तो मैंने अपनी पुस्तक में तो बहुत उसको कंस्ट्रेन करके लिखना चाहे कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज ना लूं। तो उन्होंने कहा कि आपने पुस्तक में ये क्यों नहीं लिखा है कि वो मुकुंद प्रसाद से खैनी ठुकवाते थे। हाँ, अब वो तो देखिए, मैं नाम नहीं बताना चाहता था, उन्होंने तो भाई राम बहादुर आए, वो नाम बता सकते हैं, वो और भी उस तरीके से। तो उन्होंने स्पष्ट, अब बताइए ना कि ये एक इस किस्म का व्यक्ति, और मैं इसीलिए एक शब्द मैंने हमेशा उनके लिए यूज किया है, लालू जी के लिए, कि ये नव सामंतवाद के सबसे बड़े पुरगुदा है। ये कोई गरीबों के मसीहा नहीं है, कोई गरीबों। भाई आप गरीबी बदल दिए होते, उन्मूलन उनका हो गया होता, विकास हो गया होता, नौकरी उन बेरोजगारों को मिल गई होती, पलायन वो नहीं कर रहे होते। भाई बिहार से पलायन पे अगर बात करेंगे तो पिछड़ों का भी पलायन तो हो ही रहा है ना। सबका हुआ। जी जी जी। इनफैक्ट एक जो उनका काउंटर आर्गुमेंट होता है, जो कई बार वो बहुत म्यूटेड टोन में बोलते हैं, कि ये सामाजिक क्रांति में कोलैटरल डैमेज होता है, कि जब कोई भी बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति आती है तो शायद उसका कोलैटरल डैमेज है। और इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे जातीय नरसंहारों पर भी, उसको भी वो एक कोलैटरल डैमेज की तरह देखते हैं कि, और एक ये भी चलता है नैरेटिव कि कोई 90 के दशक में पहली बार जातीय नरसंहार नहीं हुआ, 77 में बेलछी हुआ, 87 में दलेरचक भखौरा हुआ। तो कहते हैं कि ये तो मतलब बिहार में कंटिन्यूड था ऑलरेडी, इतना हाई टेंशंस था अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच। अब क्यों नहीं हुआ 20 साल में? जी, अगर ये बिहार की पृष्ठभूमि में रहा है और हमेशा रहना चाहिए ना फिर जी, तो क्यों नहीं हुआ? आप इसको कैसे देखते हैं कि जो लेफ्ट का राइज हुआ बिहार में, उसके जो 3 मुख्य धड़े हैं, चाहे वो माले मान ले, लिबरेशन जो था, एमसीसी मान ले, पीयू मान ले, क्या आपको कभी लगता है, आप किस तरह से देखते हैं कि लालू जी ने इस पूरे लेफ्ट के प्रॉब्लम को 1990 के दशक में, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक धड़े को सपोर्ट किया, कुछ लोग कहते हैं कि वो चुप रहे, कुछ लोग कहते हैं वो जो कर सकते थे किया उन्होंने, लेकिन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था, किस तरह से देखते हैं उनका पूरा अप्रोच? इस पूरे मूवमेंट को अगर मैं स्पष्ट तौर पर नक्सलवाद पे आता हूँ, इस पूरी परिस्थिति में, चूंकि मैं नक्सलियों के साथ, मैंने एक स्टोरी की थी 2005-06 में, मैं मृत्युंजय जी नक्सलियों के साथ 29 दिन जंगलों में था, ठीक है, और पूरा ट्रेवल किया था, मतलब झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, और मतलब आप समझिए कि एक बार आगे तक आंध्रा के बॉर्डर तक जा करके फिर वो पूरे जंगल, हाँ 29 दिन था मैं। और 29 दिन जब मैं जंगल में, जब जिस रिसोर्स के सहारे मैं गया था, वहाँ सोर्स जो मेरे थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी जाने से पहले, 2006 की बात है ये। उन्होंने कहा था कि दिन की मेरी गारंटी है, रात की गारंटी नहीं है कि रात को वो लोग क्या करेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा कि देखिए, जो वो कहेंगे मैं वही शूट करूंगा, क्योंकि मेरे साथ कैमरामैन थे और बहुत, मैंने कहा जो वो कहेंगे मैं वही शूट करूंगा, लेकिन मैं एडिट क्या करूंगा, स्टोरी क्या लिखूंगा, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, ये मेरा नैरेटिव होगा, जो मैं महसूस करूंगा वो लिखूंगा। आप सोचेंगे मैं आपका पीआर करने जा रहा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। चलिए मैं ये रिस्क ले लेता हूं कि दिन की बात कर लीजिए आप, रात में मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा, अगर मेरे में कुव्वत होगा तो उनको मैं मैनेज कर लूंगा। बहुत अच्छे से मैंने 29 दिन उनके साथ बिताए, और उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ बहुत ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें मैंने देखी। लेकिन 29 दिनों की इस पूरी यात्रा में जितने नक्सलियों से मैं मिला, बहुत सारे लीडर से मिला मैं, जिसमें से बहुत सारे अब मारे गए, और उस दौरान
मैंने उन पूरे सोर्सेज को देखा जिसको मैं पहला व्यक्ति था 2006 में मैंने एक सज्जन के लिए लिखा। जब वो टेलीविज़न पे स्टोरी चलाई गई तो उस पर लिखा गया अर्बन नक्सल। ओह, पहली बार मैंने इस टर्म का यूज़ किया अर्बन नक्सल, क्योंकि वो दिल्ली और पटना जैसे शहर में बैठकर वो व्यक्ति मुझे ये कह रहा था जी। कि आप AK-47 लाएंगे तो ये रॉकेट लॉन्चर लाएंगे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? जी तो एक व्यक्ति, वो खुद नक्सली नहीं है, जी, लेकिन जो सिंपैथाइजर हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल तो लालू जी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रारूप में सिंपैथाइजर थे। जी, उनको लगता था कि अ, पिछड़ों का और दलितों पे जो अत्याचार हुए हैं उसके बदला लेने का यही एक तरीका है। देखिए, नक्सल मूवमेंट जब शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ, चारू मजुमदार और कानू सान्याल इन लोगों ने शुरू किया। अगर वो सही दिशा में होता जी, तो सान्याल को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। तो भाई आत्महत्या अगर कोई वो स्ट्रगलर कर रहा है जिसने स्थापित किया, तो मैंने आकर के लिखा था मृत्युंजय जी, और एक लेख लिखा था। स्टोरी तो चली ही, जी। मैं लगातार जब अखबारों में लिख रहा था उन दिनों, तो मैंने लिखा कि दो ही चीज़ नक्सली करते हैं, उनको चाहिए शराब और उनको चाहिए लड़कियां। अच्छा, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है उनके लाइफ का, कोई आंदोलन नहीं है, आई वॉश है। और किलिंग तो ऐसी है कि जघन्य हत्याएं, मतलब वो देखते नहीं हैं कि हत्या करने के क्या मतलब किस तरीके से मारा जाए। अब छोटे बच्चे को उठा करके दीवार पे मार देना, आप समझ रहे हैं? जी, और गोली मारने से पहले उसको यहां से यहां तक चीर देना। तो नृशंस हत्या जो हो सकती है ना, वो नक्सलियों का ट्रैक, उनका ट्रेंड था। उसी के एक्सटेंशन को जो प्रतिबंधित समुदाय होना चाहिए, उसको इस नाम पर कि ये लोग एक बराबरी की बात करते हैं। जी। भाई किस चीज से बराबरी चाहिए आपको? बराबरी चाहिए तो आप मुख्य धारा में आइए, मुख्य धारा में आकर के बात करिए। जी। तो ये पूरा दौर, और मेरा ये मानना है कि किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक समुदाय ने, किसी एक जाति ने, किसी एक समाज ने अगर किसी पर अत्याचार किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया? जी, अगर मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि, जी, चलिए स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि भूमिहारों ने दलितों का शोषण किया, तो कानून किस लिए है? आप मुख्यमंत्री किस लिए हैं? जी, आपने शासन संभाला किस लिए है? जी, आप बनाइए नियम कायदे का। भाई लोकतंत्र है ना, आप किसी को हथियार से किसी की हत्या करने देंगे तो जब एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। जी। मैं इसको इनफैक्ट इक्वेट करना चाहता हूं सर। एक चीज जो लालू जी हमेशा बहुत गर्व से बताते हैं कि उन 15 वर्षों में मैंने बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। वो एग्जाम्पल देते हैं कि समस्तीपुर का, कि वहाँ बस हल्का सा भड़क ही रहा था कि वहाँ पहुंच गए खुली जीप में, वो भाषण देते हुए सबको बोलने लगे 144 लग गई है, सीतामढ़ी में सॉरी, कोई घर से नहीं निकलेगा, और किस प्रकार से उन्होंने उसको वहीं पे रोक दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप 15 वर्षों तक सांप्रदायिक दंगे रोकने में इतने सफल हो सकते हैं, तो नरसंहार रोकने में कैसे सफल नहीं हुए? आप समझिए ना। और तो और, जब, अब एग्जैक्ट वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक जगह जब भूमिहारों की नृशंस हत्या हुई और वहां पर जब मुख्यमंत्री थीन राबड़ी जी, जब उनको कहा गया जाने के लिए सेनारी जी, तो उन्होंने क्या कहा? मेरी जाति के वोटर नहीं, मेरी जाति के वोटर नहीं हैं। हालांकि देखिए, मैं राबड़ी जी की बहुत कद्र करता हूं और उस महिला की इज्जत बहुत की जानी चाहिए। इतनी कम उम्र में जो महिला 9 बच्चों की माँ हो, परिवार के साथ बिहार जैसे राज्य को और लालू जी जैसे पति को संभालना, ये बहुत आसान काम नहीं था। तो बतौर माँ मैं उस महिला की बहुत इज्जत करता हूँ। जी, जी, लेकिन अगर राजनीति में जब बात आती है, तो जब वो ये कहती हैं कि वो मेरी जाति का वोटर नहीं है, वहाँ मुझे नहीं जाना है, जी,
तो इसका मतलब उस सॉफ्ट महिला, मतलब जी बिल्कुल। जो उनके विचार हैं ना, मतलब जैसी वो महिला हैं, जी। जैसी माँ वो रही हैं जी। या अभी भी हैं, जी। उस माँ के मन में ये भावना भरी तो किसने भरी? किसी ने तो भरी, करेक्ट, तो बिल्कुल। राजनीतिक परिदृश्य में ये चीजें कैसे बिगड़ी? तो इसलिए ये कहना कि लालू जी ने इसको देखा होगा, कर कुछ नहीं किया। अगर जी। किया होता तो ये नरसंहार नहीं होते। मुझे और आप, मैं यंग आईपीएस थे उस दौर में, हम्म, गुप्तेश्वर जी, जो जी। बाद में डीजीपी बने। आप उनसे पूछिए, वो किस्सा बताते हैं कि वो जब पहुंचे और लाशें गिनने लगे, तो वो बताते हैं कि 1 2 3 4 5 करते करते जब 2 दर्जन से ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिस फोर्स भेजो, ये अकेले मुझसे नहीं होगा। पता नहीं कितने लाशें। मैं इनफैक्ट मेरी पुस्तक के विमोचन में हरिवंश जी आए थे और उन्होंने बताया, उन्होंने एक दो ग्राउंड रिपोर्टिंग्स की हुई थी नरसंहार के बाद। सबसे पहले उन्होंने कहा, मैं ही पहुंचा था वहां पे, किसी एक नरसंहार की वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब इनफैक्ट वीएस नायपॉल लिखते हैं कि इट फेल्ट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं वही बोला ना कि आप देखिए हत्याएं कैसे होती हैं, कि आप वो जिस तरीके से गांव में घुस रहे हैं और हथियार बंद घुस रहे हैं। आप जानते हैं, एक तालाब के किनारे लोगों को कतार में खड़ा करके, जो लोग सुन रहे होंगे ना, उस विभत्स दृश्य की कल्पना करिए मृत्युंजय जी। तालाब के किनारे दर्जनों लोगों को खड़ा करके, और हमारे यहाँ वो जो बोरा चट्टी होता है ना, जिसको सीने के लिए एक सुआ कहते हैं हमारे यहाँ, सुई का बहुत मोटा प्रारूप होता है, सुआ। उस सुआ से सबके नाक में छेद किया गया, जिंदा व्यक्तियों को खड़ा करके उनके नाक में छेद किया गया, उसमें रस्सी डाली गई और लाइन में खड़ा करके घंटों तड़पाया गया, फिर उनकी हत्याएं हुई। और उस दृश्य को देखने वाला एक बच्चा, जिसको मैं फिर 2007-8 में अपने स्टोरी के सिलसिले में जब उससे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, कि जब वो बोला कि इतनी कम उम्र में भी वो कैसे दुबका हुआ था पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, चूंकि उस झुरमुट में उसको पहचान पाना या खोज पाना मुश्किल था, वो हिल नहीं रहा था। और बोला कि मैं बच भी इसलिए गया कि हवा तेज चल रही थी, तो कभी मैं हिलता भी होऊंगा तो हवा के झोंके की वजह से नीचे लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं हूं। तो वो व्यक्ति आप देखिए, जो जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा होगा जी। और ये हत्याएं इस नृशंसता के साथ बिहार में हो रही थी। मैं कहता हूं कि चलिए, आप कह रहे हैं कि बिहार में पहले से हुई, जाहिर सी बात है, जब भागवत झा आजाद के समय दंगा हुआ या जो सेनारी का कांड हुआ, ये सारी हत्याएं बहुत ही, सरकारें गिरी ना जी। आपकी तो गिर भी नहीं रही थी, गिरी भी तो इनफैक्ट कांग्रेस ने समर्थन देने से इनकार कर दिया जब 356 लगा। हाँ? और फिर कांग्रेस के 2300 एमएलए को मिनिस्टर बना दिया आपने। वो तो सीताराम केसरी ने वही डील की जी। उन्होंने वही डील की कि भाई हम उसी शर्त पर समर्थन देंगे कि आप सारे लोगों को मंत्री बनाएंगे। तो वो एक परिस्थिति देखिए। और मेरा ये कहना है कि नरसंहार अगर आपके राज्य में हो रहा है, एक भी अगर हो गया, एक भी, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, चाहे जिसकी भी रही हो। भाई आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इंडिविजुअल किसी की हत्या हो जाना, इसके बहुत सारे प्रारूप हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। और आजकल कोई कहां से छिपा के ले आएगा 150 करोड़ की आबादी में और किसी एक व्यक्ति की कहीं हत्या कर देगा। हालांकि अपराध है, उस पर भी काबू हो सकता है आपका सिस्टम। देखिए, शासन ना, मेरे दादाजी शिक्षक थे, बहुत मतलब कड़े शिक्षक थे बहुत। हम लोग उनका दौर हम लोगों ने देखा है कि बिस्तर से जब कोई व्यक्ति उठे तो वो बिस्तर को की सिलवट को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो कहते थे कि तुमको बैठने की तमीज़ नहीं है तो क्या करोगे, कि भाई बैठे हो बिस्तर से उठ गए तो सिलवट उसकी ख़त्म कर दो, ठीक कर दो, कि कोई दूसरा आदमी आए वहाँ पर तो उसको लगे कि
मतलब इतना डिसिप्लिन में हम लोगों ने जी, अपने जीवन को देख। तो वो कहते थे कि शासन ताकत से नहीं होता है, इकबाल से होता है। हम्म, आपका डर ये होना चाहिए कि अगर मैं अपराध करूंगा। जी, एक आईपीएस हुआ करते थे तमिलनाडु में, विजय समथिंग कुछ नाम था उनका। ओके, उनके बारे में किस्से हैं, उनके पे फिल्म भी बनी, उसमें लिखा गया कि वो दौर तो मोबाइल का दौर नहीं था जी, मृत्युंजय जी, टेलीफोन लैंडलाइन हुआ करते थे। तो अगर अच्छा उस सब मतलब वहाँ भी क्रिमिनल्स थे बहुत, बिल्कुल, और पूरा जंगलों का इलाका, और जो अपराधी, जो डकैत किस्म के लोग वहाँ होते होंगे, अ, उनमें से अगर किसी का, एक बार क्या हुआ कि किसी ने, कोई बहुत धाकड़ व्यक्ति था, उसने फ़ोन किया लैंडलाइन पे किसी पुलिस अधिकारी को धमकाने के लिए। जी, संयोग से क्या था कि उस वक्त उस थाने में किसी औचक निरीक्षण पर वो आईपीएस ऑफिसर पहुंचा हुआ था। तो उस घंटी बजी तो उसने कहा मैं उठाऊंगा, कौन है? तो उसने उठा लिया, और उठा के जब अपना नाम बोला तो लोग बताते हैं कि इधर से उसका नाम सुन के उसने बोला कि मैं सरेंडर करने आ रहा हूं। जी, आप समझ रहे हैं? जी, अब वो पहले से प्लान था नहीं था उसका, सरेंडर करने आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, हम्म, लेकिन लोग लोग बताते हैं कि वहां वो धमकी देने के लिए फोन किया था पुलिस वाले को, लेकिन जैसे ही इसका नाम सुना बोला कि मैं तो सरेंडर करने आना चाहता हूं। जी, तो ये इकबाल है जी, कि किसी व्यक्ति के शासन का वर्चस्व क्या है, कि भाई वो अगर सबको समान समझेगा, जी, सबकी बराबरी की बात करेगा, सबके विकास की बात करेगा, और अपने शासन को इस तरीके से रखेगा कि कहीं भेदभाव नहीं रखेगा, जी, तो ये इकबाल कायम होगा। जी, नहीं तो फिर तो चल जी, ही रहा है। जी। आप सर चंपारण से आते हैं और मतलब इसे एक आयरनी ही कहा जाएगा कि जो चंपारण की धरती जिसे गांधी ने एक समय प्रसिद्ध किया, और भी कई कारण हैं चंपारण के प्रसिद्धि के, उसे 80-90 के दशक में प्रसिद्ध होना पड़ा, या क्या वो डिफेम होना पड़ा उसे अपहरण के कारण। और अपहरण का एपिसेंटर कहा जाता है कि वहीं से शुरुआत हुई इस पूरे अपहरण उद्योग की। कैसे देखते हैं उसे? इनफैक्ट मैं जब रिसर्च कर रहा था तो जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल मैं बोल रहा हूँ, वो कहता है कि बीच में तो ऐसा आ गया था कि बेतिया से सिर्फ प्रत्येक दिन 2 अपहरण होते थे। पूरा राज्य तो छोड़ ही दीजिए आप। कैसे देखते हैं? क्या ऐसा कारण रहा होगा? फिर से मैं वही जानना चाहता हूँ, बहुत स्पेसिफिक। अब लोग कहते हैं पहले भी अपहरण होते थे, बाद में भी आज भी कुछ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेटा वाइज़ देखेंगे तो करीब 35,000 अपहरण, अगेन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं, उस दौर में। ऐसा क्या हुआ कि अपहरण एक उद्योग बन गया? ऐसे-ऐसे लोगों का अपहरण हुआ जो सोच नहीं सकते हैं लोग, ऐसे नामचीन लोगों का। मैं उसके लिए दो बातें हमेशा कहता हूँ। जब ये दौर आया ना मृत्युंजय जी, तो एक दुर्घटना में मेरे दादाजी का देहांत हो चुका था। मेरी दादी माँ भी शिक्षिका रहीं, वो हेडमास्टर थीं मिडिल स्कूल की। तो उनको मैंने एक बार बोला कि अरे आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कम पैसे में आप पढ़ाती थीं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने कम से कम शिक्षकों की तनख्वाह अच्छी कर दी, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। मैं ऐसे ही कभी बात कर रहा था, लेट 90s की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि नुकसान तो उन्होंने ही किया। हम बोले कैसे? पैसा बढ़ा के क्या नुकसान कर हुँ। दिया? तो बोले कि पैसा कम मिलता था ना, तो ये डर नहीं था कि तुम लोग उठा लिए जाओगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि शिक्षकों के बच्चों का अपहरण उस दौर में होने लगा। होने लगा, बिल्कुल। तो ये क्या था, जो कारण बता रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं, उस कारण में ये था कि थोड़े से भी संभ्रांत, थोड़े से भी पैसे जिनके पास थोड़े से भी होते थे, तो लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। मैंने गांधी मैदान में लिखा कि ऐसा क्या हो गया कि गांधी का चंपारण दस्युओं का चंपारण हो गया, जी, बिल्कुल, है ना? है ना? और आप उस इलाके में जाइए, चूंकि मैं उस इलाके से आता हूं, पश्चिम चंपारण में एक दियरा का इलाका है। अब वहां पर जाना आसान हो गया है क्योंकि सड़क बन गई है। जी, उस दियरा के उस पार और दूर, एक तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, और दूसरी तरफ ये गोपालगंज जी, सीमान की सीमाएं लगती हैं, और इधर चंपारण है। लेकिन पहले जाने का रास्ता बहुत घूम के था। जी। वो पहले मोतिहारी आइए, हुँ, फिर इधर से घूम के जाइए, तो बहुत लंबी सड़क थी क्योंकि सड़क थी नहीं। जी, उस इलाके में मैं 2015
2010 के चुनाव के समय, 2010 के विधानसभा चुनाव के समय में गया था, और फिर मैं अभी हाल फिलहाल भी गया था। वहाँ पर कई किलोमीटर का रेंज ऐसा है मृत्युंजय जी कि उस गांव में पहुंचने के कोई रास्ते नहीं है। एक पतली सी सड़क, एक पुरानी पुलिया एकमात्र, और बाकी चारों तरफ नदी, दियारा का इलाका है, कहीं से कोई रास्ता नहीं, और एक पुलिया जर्जर, जिस पुलिया पर डाकुओं का वर्चस्व रहता था। ठीक, होता क्या था, पूरे बिहार, भाई संगठित बिहार था, पूरे बिहार से कहीं से भी किडनैप हुआ उसको उठा करके लोग ले आते थे और ले आकर के वहां छोड़ देते थे। और जब कोई मोटरसाइकिल पे बिठा के या साइकिल पे बिठा के या किसी गाड़ी पे, गाड़ी तो कभी कभी आती होगी, बिठा के किसी को अपहरण करके लाया, तो कई सारे लोग आ जाते थे कि ये मुझे दे दो। क्यों? तो उन गांवों के परिवारों का भरण पोषण होता था उनकी देखरेख करके। अच्छा, वो कैप्टिव एरिया था। वो कैप्टिव एरिया था। तो होता क्या था कि आप उठा के ले आए और कोई बांध के नहीं रखता था। हाँ, इसलिए भागोगे कहाँ? तुम जा सकते ही नहीं हो। ला के छोड़ दिया। उसकी जिम्मेदारी क्या थी कि उसको बस सुबह शौच के लिए जाना है, उसको खाना टाइम पे मिले, और अच्छा खाना खिलाने के लिए रेट अलग थे, सब तय था। तो उठा के ले आया, और जब उसकी डील हो गई तो उठा के फिर ले गया, नहीं डील हुई तो वहीं जो निपटाना है निपट गया। मैंने पूछा उन लोगों से कि एक दिन में, मतलब महीने में कितने आते थे? मतलब महीने में रोज 100। रोज 100? हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, रोज 100। किस साल की बात आप बता रहे हैं? ये दौर वही था, 92 से लेकर के 96 97 तक, रोज 100। मैं कह रहा हूं कि ये दियारा चंपारण का ऐसा हो सकता है कि बिहार में तो दूसरा दियारा भी है। बिल्कुल है, मोकामा की तरफ बिल्कुल है, वहां तो और है जी। छोड़ दीजिए, तो रेगिस्तान धार की तरफ पता ही नहीं चलेगा कहां जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सब पर काबू कौन पाता? ये काम किसका था? प्रशासन किसके अंदर आता था? सत्ता किसकी थी? अभी इनफैक्ट मैं, ठीक है, अब वो आपस में प्रतिद्वंदिता है तो उनके वक्तव्य को कितना शब्दशः लिया जाए पता नहीं, लेकिन सुभाष यादव का वक्तव्य आया था, आपको याद होगा, जिसमें वो कहते हैं बहुत साफ साफ कि किडनैपिंग किसके कहने से होती थी, डील कहाँ होती थी? सीएम हाउस में डील होती थी। इसमें कौन सा शक है? कितना मानते हैं आप इस बात को? सत्य है भाई। डॉक्टर साहब का किस्सा तो सब लोग जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं कभी पहली बार कहूंगा। रमेश चंद्र वाला, हाँ, रमेश चंद्र का किस्सा कौन नहीं जानता है बिहार में? जो बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है, और डॉक्टर रमेश चंद्र का किस्सा जानता ही। बताया जाए थोड़ा किस्सा। देखिए क्या है कि अपहरण हुआ, और अपहरण के लिए भाई जब वो हर जगह पहुंचे, कहीं से पुलिस प्रशासन, कहीं से कोई उनको जब समर्थन नहीं मिल रहा था, तो उनको कहा गया कि भाई क्या है, आप जाइए लालू जी के पास, उन्हीं के पास जाइए, बोलिए। तो जब उनके पास वो पहुंचे तो उन्होंने किसी को बुलाया और पूछा कि भाई क्या है। उसने कुछ बोला तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तब इतना दे दीजिए और जाइए। भाई बच्चों के, मतलब उनका ये कहना था कि इन बच्चों के खर्चे के लिए कुछ दे दीजिए। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री आवास में बैठकर, चलिए आप उस समय राबड़ी जी ही रही होंगे मुख्यमंत्री, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, हो सकता शायद राबड़ी जी, लेकिन आप मुख्यमंत्री वही थे। अब वो बैठ के आप वहां पर ये कर रहे हैं गाड़ियों का। भाई एक डॉक्टर साहब गाड़ी लेके गए तो गायब ही हो गया जी। वो दिखाने गए तो वो आदमी ड्राइव करके निकला, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पता चला कि कहाँ है, तो वो गाड़ी लेके तो झारखंड चला गया। भाई इसमें झारखंड नहीं था, वो रांची चला गया। भाई ये किस तरीके की राजनीति हो रही थी? ये दौर वो था मृत्युंजय जी कि उसके पहले के दौर में हम लोगों का जीवन अलग था। और मुझे याद है कि जबकि मैं बड़ा हो चुका था, बालिग तो हो ही चुका था, उसके बाद की परिस्थितियों में फिर भी अगर शाम ढलने लगती थी और मैं घर नहीं पहुंचा होता था,
तो मुझे याद है कि कई बार ऐसा होता था कि मोतिहारी से मैं लौट रहा हूँ या बेतिया से लौट रहा हूँ, गांव जी। नहीं पहुँचा हूँ, देर हो गई किसी कारणवश, तो मेरी दादी ना दरवाजे पे बाहर ही बैठी रहती थी और मैं बहुत नाराज़ होता था कि अरे कुछ नहीं होगा, आप जी। बहुत परेशान हुआ करो। जी, लेकिन चूंकि वो दौर आ चुका था, बिल्कुल। आए दिन घटनाएं घट रही थीं, आए दिन ये वो समाज में कि जिस समाज में मैं रात को 12 बजे, मैंने किस्सा कई लोगों को सुनाया है कि जब कुमारबाग स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ से बच्चे फिल्म देखने चले आया करते थे बेतिया, 9 किलोमीटर की दूरी। जी। एक बार मैं भी रात को हॉस्टल में रहता था, जी। तो हॉस्टल से रात को मैं 8 बजे डिनर होता था और रात में को 9 बजे ट्रेन आती थी। जी। 8 साढ़े 8 बजे डिनर करके रात के 9 बजे की, पौने 9 की ट्रेन आती थी, 15 मिनट में बेतिया पहुंचते थे और बेतिया स्टेशन के ठीक बाहर सिनेमा हॉल था। तो कुछ जो सीनियर बच्चे थे, मैं बहुत जूनियर था उस समय जी। स्कूल में, तो सीनियर बच्चे जो थे वो चले आया करते थे। एक बार मुझे भी मन किया, तो मैंने अपने कुछ सीनियर लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो। तो क्यों? तो जैकी श्रॉफ की एक फिल्म आई थी जो पहली 3D फिल्म थी इस देश की, शिवा का इंसाफ। अच्छा। तो चश्मा उसमें उसमें मुझे चश्मा नहीं लगा था, जी। जी। तो चश्मा पहन के फिल्म देखने के शक्ल में जी। मैं आ गया। और जब इधर से क्या होता था कि 9 से 12 फिल्म देख करके लोग लौटते थे, तो माल ट्रेन से लौटते थे। एक माल ट्रेन आती थी जी। उस समय, तो उस पे वो धीरा, उसको पता था कि कुछ बच्चे आएंगे कभी कभार, जी। तो चढ़ गए, फिर वहाँ उतर गए उतर स्टेशन गया। के पास। जी। और स्टेशन से उतरते ही हम लोगों का स्कूल था, कैंपस। अब पता नहीं किस परिस्थिति में है, लेकिन उस वक्त उसका कैंपस अगर एकड़ में देखें तो तकरीबन 70-80 एकड़ का था, 52 बीघे का कैंपस था वो। तो उस दिन रात को माल ट्रेन आई नहीं। अच्छा। तो हम 10-12 लड़के थे, तो हुआ कि 9 किलोमीटर है, क्या करें भाई, तो रेलवे ट्रैक पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल दिए। जी। चांदनी रात थी, जी। स्कूल के पास पहुंचे, स्कूल से थोड़ा दूर पहले, आधा किलोमीटर पहले रहे होंगे, तो कुछ बुजुर्ग उस आधी रात को कहीं से कहीं जा रहे थे। जी। वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, हम लोगों को आवाज़ लगाई कि कौन हो, हॉस्टल के बच्चे हो, गलत बात है, रात को तुम लोग फिल्म देख के आ रहे हो, तुम लोगों का कंप्लेन करूंगा, और मतलब अपनी भाषा में, भोजपुरी में, कल हम लोग आते हैं स्कूल में तुम लोगों की कंप्लेन करने। जी। जी। हम लोग कुछ नहीं बोले, रिप्लाई भी नहीं किया, अपने धीरे धीरे चलते चले गए। जी। अगले दिन क्या हुआ, दोपहर में देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग कैंपस में, स्कूल में, क्लास में घूम रहे हैं, और हम सब पहचाने गए, हम सब दंडित हुए। तो मैं ये बताता हूं लोगों को, जब लोग ये कहते हैं ना मृत्युंजय जी कि 90 से पहले क्या बिहार स्वर्ग था, यही तो स्वर्ग था। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ग में क्या अप्सराएं नाचती हैं, तभी स्वर्ग होगा, यही तो स्वर्ग था। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई एक वो व्यक्ति जो ना मेरे स्कूल से ताल्लुक रखता है, जो ना मेरे परिवार से ताल्लुक रखता है, एक सामाजिक संरचना में वो अपने आप को मेरा गार्जियन समझ रहा है, मैं उसको उसका गार्जियन, मैं अपना गार्जियन मान रहा हूं कि मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। करेक्ट। और अगले दिन आकर के उसने पहचान लिया, तो मैं डरा हुआ हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं, आप झूठ बोल रहे हो जी। मैं स्वीकार कर रहा हूं उसके पहचान पे। जी। ना मेरे पिता को मालूम, ना मेरे माता को मालूम, ना मेरे दादाजी को मालूम, ना दादी को मालूम, स्कूल में एक तीसरा व्यक्ति आकर के मेरी गलतियों पर मुझे दंडित करवाता है। जी। और रात को 12 बजे जब मैं आ रहा हूं, तो उसकी ये चिंता है। जी बिल्कुल। कि रात को 12 बजे बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके साथ कोई घटना ना घटे। बिल्कुल। वहां पर शाम में 5 बजे के बाद घर आने से पहले मेरी ही दादी जब सड़क पे घूम रही हैं और दरवाजे के पास बैठी हैं, तो ये सामाजिक संरचना का ह्रास ही तो है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मुझे याद है सर, अब शायद आपकी जनरेशन वो देख पाए या ना देख पाए, घरों में सिर्फ दरवाजे नहीं होते थे, कोई ऐसा घर नहीं होता था जिसमें ग्रिल ना हो, और इतना बड़ा वाला वो जो ताला होता है ना वो लटके। ना लटके। संभव ही नहीं। अगर ये नहीं है तो फिर आप आमंत्रण दे रहे हैं हाँ। कि और क्या, हमारा घर खुला हुआ है, आइए। जी जी जी। जबकि हमारे यहाँ मतलब पहले होता ना, लकड़ी का दरवाजा है, लगा दिया गया, कभी कभी लगा है, नहीं लगा है। मृत्युंजय जी, मैं जब स्कूल में था, स्कूल की छुट्टियों से जब हम घर आते थे, तो हालांकि हमारा गांव इस मामले में ठीक रहा। हम लोग का परिवार चूँकि सदैव सोशल वर्क में रहा, और उस तरीके से हमारे गांव में बिजली 60s में आ गई थी। अच्छा। बीच में फिर वो तार चोरी हो गए होंगे। तार चोरी हो गई। बीच में क्या हुआ, एक दौर आया, ऐसा आया,
मिड नहीं लेट लेट 80s से लेकर के लेट 90s तक इस बीच में बिजली मेरे गांव में नहीं थी। ट्रांसफार्मर जला तो 7-8 साल लगा ही नहीं। लेकिन अब उसमें तार लटके हुए थे। एक मेरी छोटी परदादी जो 100 साल की उम्र में पिछले कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ, 4-5 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन गुस्से में सारे बल्ब फोड़ डाले, बोले कि 7 साल से लटका हुआ है, कोई जलता तो है नहीं, क्यों रखा है इसको। तो खैर, तो वो उस जब हम लोग गांव जाते थे हॉस्टल से, मैं बहुत छोटे उम्र से हॉस्टल में रहा, तो जब मैं जाता था ना तो बाहर खाट लगा करके जी, घर के बाहर गर्मी के दिनों में जी, बिल्कुल सब मच्छरदानी लगा करके बाहर सो जाते थे। बिल्कुल सब लोग सोए हुए हैं जी, जी। वो दौर बदल गया जब आप कह रहे हैं ना 90s के बाद, जब हम लोग बड़े हो गए और लालू जी का दौर आ गया, तो कुंडी लगा करके छत पे सो जी, बिल्कुल। आंगन में सो लो भले ही, बाहर नहीं सोना है। सर, आपके गृह जिले से थोड़ा सा बगल चलते हैं, सिवान का इलाका। और सिवान की बात होती है और विशेषकर 90 के दशक की बात होती है तो एक ही नाम सबके ज़बान पर होता है, वो शहाबुद्दीन का। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो लोग सुन चुके हैं। ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास नहीं भी करते हैं, कुछ उनके जो समर्थक भी हैं। लेकिन आप चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड देखी होगी, सुनी होगी, घटित होते हुए शायद भाग रहे होंगे उसका। क्या लगता है आपको, उस समय जो सिवान में एक तरह से शहाबुद्दीन का वर्चस्व था, किस तरह से देखते हैं उसको आप? देखिए क्या हुआ, बिहार की राजनीति में अगर एक दौर आप देखें मृत्युंजय, तो हो ये रहा था कि पहले नेता वोटर क्रिएट करता था अपने। देखिए, वोट बैंक बनाने की राजनीति तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, तो अपने वोट बैंक्स बनाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन वोट बैंक्स को प्रभावित करने के लिए कुछ तत्वों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर वो लोग राजनीति के एक धारा में आने लगे जी। तो जब कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति या उस समुदाय का व्यक्ति जब राजनीति में आपकी मदद करने लगा, तो उसको ये एहसास हुआ कि हम मदद कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। फिर उसने अपनी भूमिका तलाशनी शुरू की कि भाई जो अपराधी हम आपको जिता रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं अपने बाहुबल से, अपने गुंडागर्दी से, अपने हथियारों से, अपने पैसों से, तो हम ही क्यों नहीं। तो लोकतंत्र का जो सबसे विभत्स रूप हिंदुस्तान का रहा है वो यही रहा है, खास तौर पर हिंदी पट्टी में तो बहुत ही ज़्यादा। आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर अब भ्रष्टाचारी आए उस तादाद में, लेकिन हमारे यहाँ अपराधी बहुत आए। सीधे अपराध करने वाले लोग राजनीति में आने लगे। और चूंकि हमारा इलाका इतना दबाया हुआ इलाका था, पिछड़ा इलाका था, कि वहाँ पर आपका कोई लीडर अगर बहुत ताकतवर हो रहा है ना, तो आप उससे अपने आप को जोड़ने लगे। फिर क्या हुआ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बिहार की और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को मिलाएं या झारखंड, इन सब इलाकों की त्रासदी ये है कि हमें अपनी जाति का अपराधी भी अच्छा लगता है। और वो दौर आया, शहाबुद्दीन आए। क्या वजह है कि एक अपराधी जो सरेआम किसी विवाद की वजह से, चलिए मैं मान लेता हूं कि विवाद में गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, 2 जवान लड़कों को सरेआम शहर में तेजाब डालकर जला देता है जी। और वो व्यक्ति राजनीति की मुख्य धारा में है जी। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है जी? जनता ही तो कर रही है जी। तो या तो डर के कर रही है या लालच में कर रही है जी। फिर क्या है कि एक हर किसी को रॉबिन हुड बनने का शौक है जी। भाई काल्पनिक चरित्र पे लोगों को बहुत प्यार आता है जी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि राजेंद्र बाबू का जीरादेई वाला इलाका शहाबुद्दीन का इलाका कैसे हो गया? यही तो बिहार की पूरी त्रासदी है कि जहां पर हमको, भाई शहाबुद्दीन किसी भी तरीके से बिहार की राजनीति में क्यों जरूरी है, बिल्कुल क्या योगदान है जी। और जिस धमक के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस प्रारूप के साथ जी। वो आदमी मौजूद रहा जी। और एक बार एक फिल्म की बात हो रही थी, एक फिल्म बन रही थी,
अब मैं आज को पहली बार मैं इस आपने छेड़ दिया तो मैं कह देता हूँ, हालांकि अभी तक मैं ये बात बहुत दबा कर रखता था। एक मुंबई की एक पूरी टीम एक फिल्म बना रही थी और उस वक्त शहाबुद्दीन एम्स में एडमिट थे। एडमिट क्या थे, वो तो भाई तिहाड़ में रहना था तो एम्स में रह रहे थे। तो मुंबई से जो लोग उस पे फिल्म बनाना चाह रहे थे, जो उन पे करना चाह रहे थे, वो उनकी तैयारी पूरी हो गई थी। और मैं चूंकि स्पष्ट लिखने वाला, धुआंधार लिखने वाला पत्रकार रहा, तो उन लोगों को शहाबुद्दीन ने कहा कि मेरे से लिखवाओ। अच्छा, ठीक है, भाई उनको भी टीम में रखो आप। मुझे नहीं मालूम था। तो एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया और मैं उस दौर में शायद मैं इंडिया टीवी में था, तो उसके बाद मैं घर पहुंचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक गाड़ी आपको लेने गई है, आपसे फला फला मिलना चाहते हैं, तो आप आना पसंद करेंगे क्या? जब गाड़ी भेजी दिए हो तो आना पसंद क्यों नहीं करेंगे? आएंगे भाई, एक पत्रकार को क्या है। तो मैंने कहा लेकिन मैं तिहाड़ तो नहीं आऊँगा। तो बोला अच्छा, मैं मजाक में बोला, मतलब मालूम था तो तिहाड़ में तो जाना तो तिहाड़ ही पड़ेगा, कहाँ? तो बोला कि नहीं नहीं वो एम्स में है, आप आइए। मैं गया, मिला, तो उन दिनों शहाबुद्दीन कुछ लिख रहे थे। तो बोले कि देखिए आप तो हमेशा ये विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं, ये करते हैं, मैं अपनी जीवनी कुछ लिख रहा हूँ हिस्सा, ये लोग फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बात की, मैंने बात हुई और उसके बाद मैं आ गया। और मृत्युंजय जी मैंने लिखना शुरू भी किया जी। करीब 100 पेज लिखे भी होंगे मैंने। अच्छा। फिर मुझे लगा कि मैं कितना भी कुछ करूं, करेक्ट, मैं इस व्यक्ति को हीरो बनाने से नहीं रोक पाऊंगा। भाई अगर उसके बारे में लिखना होगा तो कितना ही बनाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। करेक्ट। फिर मैंने आनाकानी करनी शुरू कर दी। फिर मैं टाल मटोल पे आ गया और मुझे बाद में मालूम हुआ कि ऐसे कई पत्रकार थे जी, जिसको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, उन लोगों को कहा और किसी ने नहीं लिखा बॉस, किसी ने नहीं लिखा। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, उन सब में से भी किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि इतनी संवेदना पत्रकारों में तो बची हुई थी, बिल्कुल, कि भाई आप नहीं चाहते थे कि एक अपराधी को वो करें। बाद में उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक वेब सीरीज वगैरह बनाई और कुछ बना, लेकिन वो महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है। बहुत अच्छा इनफैक्ट सवाल आपका जवाब सर, और ये बात कि सब लोग करीब करीब इसको एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मानते हैं कि आप शहाबुद्दीन को किसी भी तरीके से सही तो नहीं बोल सकते। उनके चाहे आप इंडिविजुअल क्राइम्स देख ले, चंदा बाबू वाला, चंद्रशेखर की हत्या, छोटेलाल गुप्ता की हत्या, जो डीपी ओझा उनकी रिपोर्ट है, वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क, सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट का उस पर ये है। लेकिन इस सब के बाद भी मैं थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि उसी शहाबुद्दीन को, जिसको आप बोल रहे हैं कि एज अ समाज हम नहीं मान सकते सही है, लेकिन उसी शहाबुद्दीन के जयकार के नारे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है 20 साल बाद उसी क्षेत्र में जहां वो है भी नहीं, और शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद करके, तो उसी समाज के कुछ लोग हैं जो उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। देखिए यही तो समस्या है ना। देखिए समस्या क्या है कि भाई शहाबुद्दीन अपराधी थे, भाई उन्होंने अपराध ही तो किया। आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, आप कल को मंत्री भी बन जाते, इससे आपके अपराध पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। सजा याफ्ता मुजरिम हैं आप। भाई आप उन अपराधों की श्रेणी में आने के बाद, अगर देखिए मैंने पहले ही कहा ना, हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जाति का अपराधी भी हमें अच्छा लगता है। ये बहुत नस में घुसा हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी सूरत में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अगर ये जगह देता है कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और हम आपको जगह देंगे, आम व्यक्ति के साथ क्या होता है ना मृत्युंजय जी, कि वो प्रवृत्ति से कमज़ोर व्यक्ति होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, मध्यम वर्गीय परिवार या अपर मध्यम वर्गीय परिवार भी जो अपने जीवन यापन के समस्याओं से जूझ रहा है, वो देखता है कि मेरा नेता ताकतवर हो। और एक वर्चस्व की जो परिभाषा है कि ऐसे लोग ताकतवर होते हैं, तो भाई उनको सपोर्ट करना वो शुरू कर देता है। भाई पढ़े लिखे लोग वहां पर अगर सीवान से, हालांकि उसी सीवान में ओम प्रकाश गुप्ता जीते ना,
हाँ, बिल्कुल। निर्दलीय जीते। जी। और ये जानते हैं आप ओम प्रकाश गुप्ता के साथ क्या था? ओम प्रकाश गुप्ता ऐसे शख्स थे कि वो जिस दुकान से सामान खरीदते थे और खरीद के अगर वो 50 कदम बाहर निकले, उस दुकानदार की पिटाई हो जाती थी। अच्छा। आप जानते हैं ये बात? नहीं। ओम प्रकाश गुप्ता ने ऐसा कर रखा था शहाबुद्दीन की नाक में। भाई कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, जी। वो कहीं चश्मदीद थे, जी। उनकी हत्या हो नहीं सकती थी, हत्या होती तो सीधे शहाबुद्दीन पे उनके बनती। घर पे लेकिन गोलियां भी चली वो चुनाव चली, के बाद। वो जी। डराने धमकाने के लिए जी। सब हुआ। जी। लेकिन होता ये था कि मतलब सीधे हम्म, हत्या कर देना बहुत ज्यादा हो जाता। बहुत ज्यादा हो जाता। जी। तो ये इस आदमी को कोई सामान नहीं दे, अरे रिक्शा वाले नहीं बैठाते थे, टैक्सी वाले उनको गाड़ियां नहीं देते थे। आप पूछिएगा ओम प्रकाश जी से किस कदर उस व्यक्ति को परेशान किया। भाई दुकान में सामान खरीद के निकला, उस दुकान को पीट दिया दुकानदार, अब कौन सामान देगा भैया आपको? फिर भी वो आदमी उसी शहाबुद्दीन को उसी शहर में हराता। उसी लोकसभा में निर्दलीय लड़के हराता है। इसका मतलब है कि सामाजिक चेतना बची हुई है, उसको ठीक जगह पर हिट करने की जरूरत है। जी। अपराधियों के साथ समाज नहीं है, जी। लेकिन समाज में हमको अपनी जाति का अपराधी अच्छा लगता है। जी। इस भावना से ग्रसित होकर हम ऐसे लोगों को चुनते हैं। जी। भाई क्या वजह है, क्यों चुने जाने चाहिए? मैं तो नाम लेता हूं कि भाई शहाबुद्दीन क्यों चुने जाने चाहिए, सूरजभान क्यों चुने जाने चाहिए, अनंत सिंह क्यों चुने जाने चाहिए, जी। आनंद मोहन क्यों चुने जाने जी। चाहिए, जी। पप्पू यादव क्यों चुने जाने जी। चाहिए। जी। 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 आपने आनंद मोहन की बात की और फिर से आप ही के बस बगल के जिले में इनफैक्ट आज के दिन में जिन्हें नहीं पता है उन्हें सुन के विश्वास ना हो कि जिला के डीएम की, कलेक्टर की सरेआम भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और बहुत वर्षों बाद, ठीक है उसमें जजमेंट आता है, लेकिन मैं उसे जजमेंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है बिहार के 90 के दशक में जितने क्राइम हुए, शायद ही किसी क्राइम में किसी को अगर जजमेंट समय पे ना मिले तो वो मेरे ख्याल से फिर वो भाई कोई वैल्यू का जस्टिस नहीं डिलेड जस्टिस डिनाइड है डिनाइड ना। है। तो जितने भी नरसंहार मैंने देखे और मैंने जितना रिसर्च किया, मुझे ध्यान है, मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया। जब बेलछी का नरसंहार हुआ था सर, कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, वहां पे कुर्मियों ने पासवानों की हत्या की थी। 6 महीने के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी ने इंश्योर किया कि चार्जशीट फाइल हो, पूरा ट्रायल कंप्लीट हो और फांसी की सजा दी गई। आप सोचिए ना 77 में। हाँ, तो यही तो शासन का काम है। और 90 के पूरे दशक में जितने नरसंहार हुए, उनके केसेस अभी 2020 तक चले है ना, बाइज्जत बरी हुए। भाई इसका मतलब किसी ने हत्या नहीं की, यही हो रहा है ना। और भाई आनंद मोहन की मैं कह रहा हूं कि अगर अदालत ने उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी, पहले तो फांसी दी थी, फिर बाद में उम्र कैद में बदली, उम्र कैद की सजा हुई, तो आप पे आरोप सिद्ध हुए ना। बिल्कुल। फिर आप राजनीति में आते हैं और आपको समाज अगर स्वीकार करता है तो एक ही वजह है कि जातिवाद। दूसरी क्या वजह हो सकती है? जी। तो ये बैंकरप्सी जब तक बिहार की जनता के मन से नहीं खत्म होगा तब तक इस इनफैक्ट इस जातिवाद पे थोड़ा बात करना चाहता हूं सर, खासकर को नया जनरेशन को लेके। तेजस्वी जब शुरू में आए थे, अब 2-3 वर्षों पहले से उन्होंने एक वर्ड यूज करना, फ्रेज यूज करना शुरू किया कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है। अब वो पुरानी वाली आरजेडी नहीं रही। कई जगहों पर वो कई ऐसे सम्मेलनों में गए, भूमिहारों के सम्मेलनों में गए, दूसरे जातियों के सम्मेलनों में गए और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हमारी पार्टी जो है किसी एक जात विशेष की पार्टी नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आने लगता है, और ये मैंने एक वो चेंज देखा, ऑब्जर्व किया मैंने, जब इलेक्शन नजदीक आने लगता है तो उनके जो बयान होते हैं, उनके विधायकों के, नेताओं के जो बयान होते हैं, जिन पर अगर कोई टिप्पणी न आए तो मैं उसको इंडोर्समेंट मानता हूं, वो फिर दिखने लगता है कि फाइनली वो अपने गढ़ में वापस जा रहे हैं। मैं अभी 5-7 दिनों पहले का एक उनका ट्वीट मैंने देखा, जिसमें उन्हें अभी कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा कि असली चारा तो जगन्नाथ मिश्रा ब्रैकेट में अगड़ा ने खाया और सजा पाई लालू प्रसाद यादव ब्रैकेट में पिछड़ा। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी तो कोई जजमेंट ना आया, ना कोई बात हो रही है। ये ट्वीट, उनके नेताओं के ट्वीट आप देख लीजिए। अभी अशोक महतो ने फिर से वो जो फ्रेज लालू जी का था, भूरा बाल साफ करो, है ना, उसके उन्होंने एक जिला अध्यक्ष ने किया, और इन सब पर कहीं भी एक तरह से बोला भी नहीं गया कि मैं समर्थन नहीं करता हूं। उनके एक और विधायक है मुन्ना यादव, उन्होंने वो एकदम टाइटल्स बोल बोल के कि ये मिश्रा, सिन्हा और झा लोग का तो गया अब जमाना, अभी लोग कभी नहीं आएगा। इन पर कभी उनका कोई कंडेमनेशन नहीं आया। तो
आपको क्या लगता है आरजेडी के चरित्र में, खास करके नए आरजेडी, अगर मैं मान लूं कि नया आरजेडी है, तेजस्वी का आरजेडी है, लालू जी का नहीं भी है, तो आपको लगता है क्या कि ये पार्टी उससे आगे बढ़ पाएगी, या इसको लगता है कि वही मेरा गढ़ है तो कम से कम उसको सुरक्षित कर लूं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पे बात करता ही आपसे। अगर हम तेजस्वी की बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूं कि राजनीति में जिन नेता पुत्रों ने राजनीति की ना, उनको लेगेसी मिली है कि भाई ये फलां के बेटे हैं, फलां के बेटे हैं, फलां के भाई हैं, फलां के फलां हैं, तो आया। जी। तेजस्वी को एंटी लेगेसी मिली है। जी। तेजस्वी लालू यादव के पुत्र तो हैं, साथ साथ चारा घोटाले के सजा आरोपी। याफ्ता जी। व्यक्ति के पुत्र। पुत्र हैं। जी। तो ये हमेशा उनके साथ चस्पा है। जी। आप याद करिए 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में उन्होंने एक तरीके से हटा दिया लालू था यादव को पर्दे से बाहर कर दिया। बिल्कुल। और तभी से वो राजनीति, नई आरजेडी की बात करते हैं। जी। मैं 1 मिनट को स्वीकार कर लूं जी। कि तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी राजनीति कर रहे हैं। जी। तो क्या राजवल्लभ यादव नहीं है, रीतलाल यादव नहीं है, अशोक यादव नहीं है, सुरेंद्र यादव नहीं है? करेक्ट। तो अगर ये सारे लोग, शहाबुद्दीन का परिवार नहीं है, बिल्कुल, अगर ये सारे लोग जो बिहार में अपराध के गढ़ में रहे, जी। ये लोग अगर आपकी पार्टी में आज भी बने हुए हैं, करेक्ट, या उनकी ताकत पर आज भी आपको भरोसा है, जी। तो आप नई राजनीति की बात क्या कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहता हूं कि तेजस्वी जी इन सारे लोगों को पार्टी से बाहर निकालिए, जी। और बाहर निकालने के बाद आइए मैदान में और बोलिए हमें किसी दिन जी। कि अब आप हमें क्यों नहीं मुख्य धारा का राजनीति मानते हैं। शायद उसके बाद एक चुनाव हार जाए, लेकिन अगली बार में वो आप बहुत बड़े नेता बन कर पाएंगे ना। जी। तो आप क्या है, देखिए मैं उनके पारिवारिक राजनीति में नहीं जाना चाहता कि मीसा भारती के साथ क्या हुआ, रोहिणी के साथ क्या हो रहा है, तेज प्रताप के साथ क्या हुआ। ये तो सत्ता की लड़ाई में हर परिवार में होता है। जब परिवार की पार्टी बनेगी तो होगा, क्योंकि परिवार की पार्टी में तो आप भाई, हमने यूपी में देखा, पिता पुत्र में ही लड़ाई हो गई जी। तो ये सब तो चलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि चलो वहां पर पिताजी ने एक विरासत सौंप दी, लेकिन अगर आपको नए दौर के साथ, नए लोगों के साथ नई दुनिया बसानी है और नए बिहार की आप परिकल्पना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यूथ हैं, बदल देंगे जी, तो पहले पार्टी तो बदल लीजिए। बिल्कुल। पार्टी से अपराधियों को तो निकाल दीजिए। जब तक ये नहीं निकालेंगे, बिल्कुल, हम कैसे भरोसा करेंगे? बिल्कुल। और क्यों है आखिर? मैं पूछता हूं, एक अपराधी, चलिए आप पर आरोप लगता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, 9वीं पास या 9वीं फेल जो भी हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप उसकी सफाई देते हैं, क्रिकेट में चले गए, हो सकता है। आप राजनीति में इतने दिनों से हैं, थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको है, आप अच्छा बोलते भी हैं, आप अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ जायज है। मैं कह रहा हूं कि रीतलाल यादव क्यों पार्टी में है? बिल्कुल। राजवल्लभ यादव क्यों पार्टी में है? सुरेंद्र यादव क्यों पार्टी में है? ये क्यों है भाई? क्या योगदान है भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज में क्या दिया है उन्होंने जी, सिवाय इसके गुंडागर्दी के? तो अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो क्या ही बदल रहे हैं जी। अब वो डॉक्टर सुरेंद्र यादव हैं बाय द वे सर, और माननीय सांसद हैं, वो विधायक भी नहीं रहे तो अच्छा। मैं इनफैक्ट और मुझे कभी कभी इस बात पे इसकी आयरनी में देखता हूँ। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो 90 के दशक में जो सबसे पहला बड़ा नरसंहार हुआ 12 में, वो 12 और जहाँ बेलागंज से जीत के आते थे, बहुत नजदीक है, मुश्किल से 10 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं। और कहा जाता है कि उस पूरे नरसंहार का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो जो बैकग्राउंड में चीजें हुई, उसके बाद वहां पे जाती है मनस्ता तो थी ही, लेकिन सुरेंद्र यादव ने एक प्रकार से उसको बढ़ाने के लिए आसपास के सारे गांवों में घूम घूम कर भाषण दिए, और भाषणों में कहा कि ये जो भूमिहार जाति के लोग हैं, हमारी औरतों से अपने खेतों में काम करवाते हैं, जब तक हम इनकी औरतों से अपने खेतों में काम नहीं करवाएंगे, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। बताइए। और ऐसे ऐसे कितने भाषण दिए, और उसमें चूंकि सीडी वीडी नहीं होते तो कैसेट रिकॉर्ड करके उसको बंटवाया गया सारे गांवों में। और उसके बाद वो कहा गया कि रामाधीर सिंह ने कुछ लोगों की हत्या की थी, दलितों की, तो जिस दिन नरसंहार हुआ उसके पिछले दिन पूरे क्षेत्र में ये एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि आज रात को रामाधीर सिंह 12 में ही रुकेगा। बताइए। और वो 12 में था भी नहीं जब वो पूरी हत्या हुई, और आज वो डॉक्टर सुरेंद्र यादव MP है। थोड़ा सा बात करते हैं सर, ये जो आजकल एक नैरेटिव चल रहा है वोट चोरी,
हाँ। और शायद फिर से वही जो आज का जेंजी हो, शायद उसे लगे कि हाँ इलेक्शन फेयर होना चाहिए। हम लोगों ने वो जमाना देखा है कि इलेक्शन कैसे कितना होते थे। हाँ। तो क्या लगता है आपको, ये जो पूरा नैरेटिव है और हम लोगों ने जो इलेक्शन देखा है होते हुए, उसको 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 एक बार आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 90 के दौर में क्या होते थे इलेक्शंस? आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे। देखिए, सबसे फेयर इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस की जब फेयरनेस की बात आती है तो टीएन शेषन याद आता बिल्कुल। है, ठीक है। और टीएन शेषन ने कई बार डेट्स बदले थे। 4 बार। हैं? जी, और पिल्लई पर किस कदर नाराज हुए लालू यादव। जी, और उन्होंने कहा पिल्लई को फोन पर जी। कि हम सारा टेलीफोन उखाड़ के फेंक देंगे, ये हम हुँ, वोटिंग जो सेशन कौन होता है, पगला साण। सेशन नहीं, उन्होंने पहले ये कहा कि सेशन कौन होता है, कि भाई आप हमारे चुनाव आयुक्त हो ना, हाँ, वो कौन होता है हमारे डेट्स बदलने का। जी। और आने दो सत्ता में, सारा ये फोन फान उखाड़ के फोन आ रहा है ना भाई, 4 बार उस आदमी ने डेट्स बदल दिए जी, और बहुत ही निष्पक्ष चुनाव कराया। जी, लालू सत्ता में आ गए। जी। सेशन को भी सदमा लगा होगा कि भाई ये तो हम तो उस जी, तरीके से कर रहे हैं। जी, और इसका फायदा लालू यादव को बहुत हुआ जी। कि भाई जब आप निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, मैं सत्ता में आ रहा हूं, जी। तो भाई आ रहा हूं। अब देखिए, उसके पहले ये तो तय है, और हम लोगों ने उस दौर की बड़ी पत्रकार नलिनी सिंह की रिपोर्ट उस जमाने में देखी थी कि कैसे लोग बूथ पर कब्जा करते थे। जी। और मैंने तो अपनी आंखों से अपने गांव में देखा जी। है, बगल के इलाकों में भी देखा है कि 10-20 लोग आते थे, अपना वोट दे के चले जाते थे। तो वोट चोरी तो वही होता था। जी। सारे लोग वोट देने नहीं जाते थे। जी। गांव समाज तय कर लेता था जी। और उसको वोट पड़ जाते थे। हमारे विधानसभा में 1-2 गांव ऐसे थे कि जो जिता तो नहीं सकते थे लेकिन हरा सकते थे। वो तय कर दिया कि इसके खिलाफ वोट देना है, तो बाकी वोट बढ़ जाते थे। ये सब चीजें होती थी। अब आती है बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं। और एक बात मैं और कहता हूं कि हर बार जब चुनाव होता है तो सत्ता के पक्ष के लोग चुने जाते हैं, तो विपक्ष के लोग भी चुने जाते हैं। बिल्कुल। और हमारी डेमोक्रेसी की आयरनी देखिए कि सत्ता में जो लोग बैठते हैं उससे ज्यादा विपक्ष में लोग होते हैं। बिल्कुल। भाई 30-35-40% वोट लेकर के कोई सत्ता में आता है, जी। तो 60% लोग विपक्ष में होते हैं। जी। लेकिन हमारे लोकतंत्र का ढांचा ऐसा है कि जो वो बहुमत में आ गया तो चूंकि वो बटा हुआ है, विपक्ष बटा हुआ है, तो जब विपक्ष में कोई व्यक्ति आ रहा है और सत्ता में जो लोग बैठ रहे हैं, तो विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। तो राहुल गांधी ने वो जिम्मेदारी निभाई कि राहुल गांधी ने कहा कि भैया ये वोट चोरी हो रहा है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। आरोप है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें थोड़ा चुनाव आयोग को क्या होना चाहिए? चुनाव आयोग का काम क्या है? आप पे आरोप लगा, आप जवाब दीजिए, आप अपने बात रखिए, आप सफाई दीजिए, बजाय इसके कि आप किसी एलओपी को या किसी भी लीडर को, अगर मैं भी आरोप लगाऊं एज ए पत्रकार, तो आप मुझे कहें कि नहीं जी मैं आप पे मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये उचित नहीं है। आप या तो अपने तथ्यों से साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूं। भाई पहले ईवीएम हैकिंग के आरोप लगे, बिल्कुल, चुनाव आयोग ने क्या किया? ईवीएम रखा, बोला हैक करके दिखाओ, टाइफिस हो गया ना। बिल्कुल। अब कोई अगर ईवीएम हैक की बात करता है तो झूठ बोल रहा है वो। करेक्ट। बावजूद इसके कि सवाल खड़े होते रहेंगे। तो अभी क्या है कि चुनाव आयोग का रोल ये होना चाहिए था मृत्युंजय जी कि भाई आप उनके आरोपों का ठीक से जवाब दें। अब वोट चोरी होती है कि नहीं होती है? तो वोट चोरी तो पहले होती थी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, कल ही हम कहीं बैठे थे और एक व्यक्ति जिन्होंने कई सारे चुनाव इस बीच में कराए हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाँ, तो वो मुझे उन्होंने जिक्र किया कि हम इतने चुनाव कराए हैं अनुरंजन जी, इस चुनाव में हमने तो वोट चोरी का कोई स्कोप नहीं देखा। एक भी वोटर
मतलब Correct, अब तो आई हाँ, कार्ड चाहिए कुछ अब ना तो कुछ। ये चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। Correct. और दूसरा क्या है जो सबसे बड़ी बात है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, मीडिया के लोग भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं मृत्युंजय जी, कि जहां वोटिंग हो रही होती है और जब कोई वोटर जाता है तो वहां पर हर पार्टी के ना पोलिंग एजेंट्स पोलिंग होते एजेंट्स हैं। होते हैं, बिल्कुल, है ना? वो पोलिंग एजेंट ये अप्रूव करता है कि हाँ ये व्यक्ति Correct. मेरी गांव का है है ना? क्योंकि पोलिंग एजेंट बाहर से तो आता नहीं है, ऑब्जेक्ट कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अगर वो ऑब्जेक्ट कर देगा तो वो अधिकारी उसको वोट Check देने से करेगा। रोक देगा बिल्कुल, जब तक क्लियर नहीं होगा। करेक्ट। और हमने देखा है कि बुर्के में आने हाँ। वाली महिलाएं या आंचल में आने वाली, घूंघट में आने वाली महिलाएं, या किसी की तस्वीर नहीं मिलती है या किसी व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता है तो वो उसको रोकने की कवायद करता है, जी। वो ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं नहीं इनको हम नहीं पहचानते हैं। फिर वो कोई दूसरा कहता है अरे ये तो फलां की माँ है, तुम नहीं जानते हो। करेक्ट। तो फिर वो जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक वो वोट नहीं देता है, और ये होता है। करेक्ट। तो दरअसल क्या है कि एलओपी के साथ दिक्कत क्या है कि आपने बात कही और आप ये साबित करने में जुट गए कि वोट चोरी होती है। आपने सवाल सही खड़ा किया, उस पर जवाब उनको देना चाहिए। आपको साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आपका कैडर कहाँ है। बिल्कुल। आपका कैडर अगर पोलिंग एजेंट नहीं है वहां बैठा हुआ, तो कौन अप्रूव करेगा भाई? करेक्ट। और अगर वही अप्रूव कर रहा है तो फिर काहे की वोट चोरी? करेक्ट। और एक जो ऑब्जेक्शन इसी ने इनफैक्ट लगाया कि वो जो वोटर डिलीशंस हुए हैं, तो उसमें कहा कि हम टाइम दे रहे हैं, आप उस पे एप्लीकेशंस दीजिए। तो उस पे जो उन्होंने फाइनली डेटा जारी किया, उन्होंने कहा 128 टोटल एप्लीकेशन दिए और उसमें माले वालों ने करीब 100 दिया, कांग्रेस ने, राजद ने शायद 20 दिया, कांग्रेस ने शायद 10 दिया, इतने ही एप्लीकेशंस। अब आप देखिए उसमें क्या है कि उसमें वोटर एप्लीकेशंस में या वोटिंग जो लिस्ट जारी हुई उसमें चुनाव आयोग ने भी गलती की थी, और बिहार के तरफ से और बड़ी गलती हुई। आपने एक 12 पॉइंट्स की लिस्ट बना दी, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने स्पेसिफाई नहीं किया इसमें से एक चाहिए, हाँ, कंफ्यूजन, या 2 चाहिए। समझिए। अब वो 12 डॉक्यूमेंट्स पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, अगर 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा इसमें तो 12 में से हम ही नहीं होंगे हमारे पास। करेक्ट। भाई उसमें लिखा हुआ था राशन कार्ड भी चाहिए और पासपोर्ट भी चाहिए, और आपको अब शायद पता नहीं था या नहीं कि इनकम टैक्स की सर्टिफिकेट भी लगा दो तो पता चला कि, तो अब ये इस तरीके की गफलत में ना चीजें ज्यादा खराब हुई हैं। और विपक्ष का तो काम है गफलत का इस्तेमाल करना, वो कर रही है। जी, एक इस पे आते हैं सर। एक तो मान लीजिए अगर लालू जी के कहते हैं कि जैसे 90 एक टर्निंग पॉइंट था उनके उभार का, तो 97 टर्निंग पॉइंट था उनके डाउनफॉल का। और फॉर्डर स्कैम में जो भी हुआ हम सब जानते हैं, वो कन्विक्टेड हुए मल्टीपल केसेस में, जेल गए, सजा याफ्ता है, बीमारी के कारण बाहर है। दूसरा, एक लैंड फॉर जॉब्स का काफ़ी चर्चा हुई, खासकर जब वो रेलवे मंत्री थे। मैंने जब थोड़ा सा उसमें डिग करने की कोशिश की तो एक सुशील कुमार मोदी जी की बहुत अच्छी किताब है लालू लीला, और उसमें मैं उनके रिसर्च की दाद देता हूँ। उन्होंने तो एक एक लैंड के लोकेशन, प्लॉट का साइज, कितने में किसने किसको दिया, ट्रांसफर हुआ, उन्होंने पूरा लिस्ट कर डाला है। उस पर इनफैक्ट चार्जशीट भी फाइल हो गई है सीबीआई की। और उस पर आपको क्या लगता है कि एक ऐसा परिवार जो शायद एक ऐसे स्टेज तक पहुंच गया था, शुरुआत में तो मान लेते हैं कि वो बहुत ही दरिद्र परिवार से आ रहे हैं, तो शायद वो पैसे नहीं देखने पर लगता है कि बना ले, अब एक बार सैकड़ों करोड़ों के तो मालिक हो ही गए हैं, ये तो एक जनरल अजम्पशन हो ही सकता है फॉर्डर स्कैम के बाद। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ती है एक ऐसे परिवार को, और फिर अपने बेटों के नाम पर आप लैंड ट्रांसफर करा रहे हैं, बेटी के नाम पर, वो बेटा जो 12 साल का है और उसे लोग गिफ्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली कांति सिंह जी ने ट्रांसफर किया हुआ है जमीन, यूपीए में मंत्री रघुनाथ झा ने किया हुआ है ना? भाई कौन बचा है? आपको नौकरी चाहिए तो जमीन देनी है, आपको पद चाहिए तो जमीन देनी है, आपको मंत्रालय चाहिए तो जमीन देनी है, आपको टिकट चाहिए विधायक एमपी का तो टिकट जमीन देनी है। तो दरअसल क्या है कि मैंने गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस क्यों लिखा कि भाई आप ब्लफ कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि हम समाज के लिए काम कर, आप नहीं अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो। आप अपने परिवार को मतलब एक ऐसी जगह खड़ा कर रहे हो कि जहां से वो एक अलग नौ सामंतवाद के दौर में जा रहा है। उनके एक ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने एक जमीन दान की, करोड़ों की जमीन उनके उस ब्रदर लॉ, प्रभुनाथ यादव नाम है शायद उनका, उन्होंने वो जमीन दान की इनके पुत्रों को।
उनकी पूरी जीवन की आमदनी में उस जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकते। और वो जमीन उनकी पुश्तैनी नहीं है, वो खरीदी गई है और खरीद के दान की गई है जी। तो पता चला कि किसी रेलवे मंत्रालय में रहते हुए किसी डील के अंतर्गत किसी कंपनी ने वो ज़मीन अपने नाम पे पहले खरीदी, फिर वो प्रभुनाथ जी को दिया, जो भी नाम रहा हो, जी। और फिर वहाँ से वो ज़मीन तेजस्वी या तेज प्रताप जिसके नाम पे आई हो आती। तो मेरा कहना है कि ये पूरी परिस्थितियाँ इस कदर बनी। आप कम से कम ये मानते हैं, कम से कम जैसे बहुत सारे लोग, और आजकल मैं वो रील्स में देखता हूँ कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जब ग्राउंड पे जाते हैं और बात करते हैं, और खासकर लालू जी की जाति के लोगों से बात करते हैं, तो एक गजब का बुलिशनेस दिखता है कि अगर इस बार वो सत्ता में आ गए तो मतलब अलग अलग प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन करते हैं कि फिर तो हमारी ही चलती होगी। 90 के दशक में भी ऐसा देखा गया कि एक तरह से कम से कम कहा जाता था कि थानों में अगर कोई लालू जी की जाति का व्यक्ति पहुंच जाए तो उनको पहले कुर्सी दी जाती थी, बाकियों का तो ठीक है जो भी हो, और अगर उनकी जाति के किसी व्यक्ति पर केस भी जाना हो तो क्लियरेंस लेना पड़ता था। तो कम से कम आप कहेंगे कि कम से कम अपनी जाति का भला करके चले गए वो? देखिए, कुछ हद तक तो एक दौर में ये ठीक था। जब तक लालू यादव की सत्ता थी, लालू यादव का दौर था, तो उन्होंने पुलिस विभाग में भी बहुत सारी भर्तियां की और इस तरीके के लोगों को ताकतवर बनाया। मैं क्यों कहता हूँ नव सामंतवाद, वो इसलिए कहता हूँ कि लालू जी से पहले भी दलितों पर जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों में जिसको आप सवर्ण कहते हैं तथाकथित, उन सवर्णों से ज्यादा यादवों ने किए। तो दलितों के अत्याचार में यादवों की भूमिका हमेशा से रही है। तो यादवों को बहुत मजबूत करके वो नहीं गए। उन्होंने सामाजिक संरचना को ऐसे बिगाड़ा कि यादवों के हाथों में लाठी और मजबूत पकड़ा दी। भाई लाठी तो वो चलाते थे, अगर वो समाज के एक मजबूत हिस्सा थे तो मेहनतकश थे जी। तो मेहनतकश व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है ना जी। एक ऐसे समुदाय से आना कि वहाँ पर देखिए, हमेशा से अगर आप बिहार के उसमें घूमें तो यादवों की स्थिति दलितों की तरह कभी भी नहीं रही। बिल्कुल नहीं, वो तो एनीवे हम लोग मध्यवर्ती जातियां बोलते हैं, मध्यवर्ती जातियां तो कभी भी नहीं रही। हाँ, जब आप बतौर मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को लाठी पकड़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी धमक के साथ मौजूद तो रहेगा। हाँ, तो वो तो मौजूद तो रहेगा ही। जो शिक्षित भी हुए उसमें ना, उनमें आपने कुंठाएं भर दी। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ पढ़ाई करने वाले बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनके बारे में मैं हाल में 1-2 साल पहले जाना कि ये यादव जाति के, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं। करेक्ट। हमने कभी उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। उनके नाम ऐसे थे कि वो इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हमको मालूम नहीं था। तो बाद में हमको एहसास हुआ, उन्होंने खुद ही बताया किसी परिस्थिति में आकर। मेरा कहना है कि एक हद तक, जब तक लालू सत्ता में रहे, उन्होंने, भाई वही तो मैं कहता हूं कि जब आपकी जाति का अपराधी अच्छा लगता है तो जब वो नेता बैठेगा तो वो फिर तो ठीक है, लेकिन समाज का भला क्या हुआ? करेक्ट भाई, सिवाय इसके कि आपकी बात भी अगर मैं मान लूँ 100% मृत्युंजय जी की उसको कुर्सी बैठने को मिल गई, इसके अलावा अगर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, उसका पलायन नहीं रुका, उसका विकास नहीं हुआ, उसके बच्चे नहीं पढ़े, उसको जमीनें नहीं मिली, उसको रोजगार नहीं मिला, तो क्या ही विकास हुआ? जी सर, आते हैं एकदम, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो मुझे लगता है जो एक तरह से बहुत बिहार में हमेशा से एक वो पोलराइजेशन रहा है, जातियों के तौर पर तो रहा ही है, लेकिन एक तरह से इस विचारधारा के तौर पे भी रहा है कि ये आगे सत्ता में तो क्या होगा और ये आगे सत्ता में तो क्या होगा। वो मुझे लगता है वो इमेजिनेशन पे ही आधी वोटिंग हो जाती है, और शायद मेरे ख्याल से बिहार यूनिक होगा इस सेंस में। और मैं फिर उसी से इस बात की गहराई को कभी कभी बताने की कोशिश करता हूँ कि सोचो क्या दौर रहा होगा कि उसे याद करके लोग 20 साल बाद भी उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। तो अब इस 2025 में, अब ठीक है तेजस्वी चेहरे हैं, लालू जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जो समीकरण बन के निकल रहे हैं आपको इस चुनाव के लिए और आगे के भविष्य के लिए,
बिहार को आज भी हम जो देखते हैं वो बहुत आइडियल स्टेट में तो है नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, बट आज भी एचडीआई पैरामीटर्स हो या बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत पीछे हैं। तो इस स्पेसिफिक चुनाव को और आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए कितना आशावान हैं आप, और क्या ब्रॉडर चेंज आप पॉलिटिक्स में एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में? बहुत अच्छा सवाल है मृत्युंजय जी। देखिए, मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ, 91 में नरसिम्हा राव सरकार में आते हैं, केंद्र में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हैं, और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होता है, और हम ओपन मार्केट में आते हैं, और हमारा देश बाजार के लिए खुलता है, लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है जी। दौर बदलता है, 2-3 साल 4 साल बीतते हैं, तब तक उसी वक्त लालू भी आ गए हैं जी। लालू का भी बिहार धीरे धीरे विकसित हो रहा है उनके हिसाब से। उस दौर में लालू के पहले रिजिम में, उसी बीच में आंध्र में चंद्रबाबू नायडू आते हैं। आंध्र की जीडीपी और बिहार की जीडीपी में 0.5% से कम का डिफरेंस था। आप डेटा उठा के देख लीजिए, आज देख लीजिए। बिल्कुल भाई, लीडर्स किसको क्या मिले? करेक्ट। आपको अगले 15 साल तक नेता कैसा मिला, उनको नेता कैसा मिला, बिहार की परिस्थितियां बदल गई। तो जब आप ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों में नैरेटिव क्या सेट होगा, कैसे लीडर्स आएंगे, तो जिसने वो दौर देखा है लालू यादव का, वो तो उनसे दूर रहना पसंद करेगा कमोबेश। अब बात आ जाती है उसके बाद की। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि 15 साल की पाप को 5 साल में नहीं धोया जा सकता, 15 साल में तो धोया ही जा सकता था जी। अब तो 20 साल हो गए जी। अगर 20 साल में नहीं धोए गए तो नीतीश कुमार भी बराबर के जिम्मेदार हैं। जी। भाई, आप अगर अच्छी चीजें नहीं कर पाए, भाई नीतीश जी ने भी 2005 से 10 तक बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहला काम सबसे अच्छा क्या था? स्पीडी ट्रायल। सारे अपराधियों को उठाकर जेल में रख दिया। बच्चियों को साइकिल, शिक्षा, पोशाक, स्कूल। गलती कहाँ हुई? शिक्षा मित्र की जगह शिक्षा शत्रु बहाल कर दिए, शिक्षा पे काम नहीं हुआ। तो अब यहां से समस्याएं बढ़नी शुरू हुई। फिर वही वोट बैंक की राजनीति, फिर अगड़ा पिछड़ा सब कुछ चलने लगा, और 20 साल में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब आ गया जेनजी। अब उसके हाथ में ना एक ऐसा टूल आ गया है, ये सारी दुनिया सिमट गई है उसके इस टूल में। ठीक है, अब वो इसके सहारे अगला भविष्य अपना देख रहा है। अब मैं इसमें एक बात और कहूंगा, बात थोड़ी विषयांतर है लेकिन कहूंगा, हमारी शिक्षा की पूरी पद्धति में ना एक बड़ा ही मेजर फ्लॉ है। वो क्या है कि हम आज जो पढ़ रहे होते हैं वो कल हमारे किसी काम का नहीं है ना? तो जो जनरेशन अभी तैयार हो रही है, वो जो इसके सहारे जी रही है ना, उसको ये बात समझना चाहिए कि हम आज जो करने जा रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए कैसा रहेगा। आप समझ रहे हैं जी। कि भाई अच्छा, हम लोगों ने जो पढ़ाई की जी, जिस दौर में, तो जब हम बड़े हुए तो हमारे किस काम का रहा? जी। मेरा बेटा पढ़ाई करना शुरू किया तो उसके हाथ में मोबाइल, मतलब जब स्कूल में 7वीं 8वीं 9वीं में आया, हालांकि मैंने उसको 10वीं के बाद मोबाइल दिया, लेकिन उसके स्कूल में क्लास में बच्चे लेने लगे थे, तो टेक्नोलॉजी तो आ गई थी। अब एआई आ गया। अब उसने जो पढ़ाई की उसका इस पढ़ाई से क्या लेना देना? अब उससे कोप अप करना है उसको। अब आज एआई वाले बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब स्कूल में जो जा रहे हैं बच्चे सब एआई से पढ़ेंगे। 10 साल के बाद देखिएगा आप, दुनिया और बदल गई रहेगी, कुछ और चीजें आ गई रहेंगी। आज जो एआई आया, जब मोबाइल फोन स्टडी बूथ के लाइन पर लंबी लाइन लगकर जब हम अपने गांव घर फोन करते थे, तो हमने कल्पना किया था कि कोई एक यंत्र आएगा, दुनिया के किसी कोने में बैठ करके कहीं बात कर लेंगे। बिल्कुल। फिर मोबाइल आया तो क्या हमने ये कल्पना की थी कि व्हाट्सएप आएगा और हम वीडियो कॉल और बिना पैसे के बात कर लेंगे? अब एआई आ गया तो कुछ भी बना लेंगे, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो तकनीक के सहारे जो बदलाव होते हैं ना, उसमें जेनजी का रोल आता है जी। कि इस जेनजी को समझना होगा कि हम जिस बिहार में अभी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, ये सरकार मेरे लिए नहीं, ये सरकार मेरे बच्चों के लिए कैसी होगी, ये जब आप सोच लेंगे तो आप सही फैसला लेंगे। जी जी जी, आशा करते हैं सर, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे दिखती है और जो शायद थोड़ा मुझे निराश करती है कि अगर हम राजद की बात करते हैं कि एक जाति विशेष की पार्टी है और पहले की धर्रे पे चले आ रही है, लेकिन आजकल भी जो नई नई पार्टियां भी निकल कर आ रही हैं और ज़्यादातर उनमें से मैं देखता हूँ
एक आध अपवाद हैं वहाँ भी, लेकिन वो सबसे पहले कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं और उनको आसान रास्ता दिखता है कि ये तो मेरा वोट बैंक होगा ही होएगा होगा, ही जो होगा। 2, 4, 8% जो भी हो, हम्म, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, हम हो, लोजपा तो पहले से रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव आते हैं आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो तादाद होती है वो जातीय रैलियों की होती है बिल्कुल। और उससे नए नेता उभरने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा गांधी मैदान में अभी देखिए। आईपी गुप्ता ने एक हाँ रैली की है ना। हाँ। इस प्रकार की छोटी छोटी रैलियां तो कितनी ही होती जा रही है। तो आशा करता हूं मुझे मैं भी एक आशावान व्यक्ति हूं और जनरली आशा करता हूं कि शायद इससे हम थोड़ा आगे निकल पाए। आपने सही कहा कि जिस 91 के दौर में पूरा देश लिबरलाइजेशन की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, हम हम पीछे कहाँ जा जाते हैं। रहे थे? तो शायद हम वो कैचअप अब प्ले करें। हम दियारा में घूम रहे थे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत और शुक्रिया इतने नीतिन डेप्थ जी। में हम लोग डिस्कस कर पाए बिहार को, आपसे बहुत चीजें जान पाए। बहुत अच्छा लगा सर और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपके समय धन्यवाद, के लिए। बहुत और बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।